बनाकर रख रखते हैं कि ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो पाए। जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से जो जो जरूरी था वो सब इस फाइल में है, संज्ञा से संबंधित। तो क्या करना है, चुपचाप से सुनना है, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, सुनते रहना। ठीक कि सर संज्ञा जो टॉपिक है ना, इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। कि सर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम के साथ ज्ञान को जोड़ने से शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सम्मत ज्ञान कराने वाला अर्थात नाम। तो सम्मत ज्ञान कराने वाला है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है अर्थात नाम। संज्ञा का सीधा अर्थ क्या होता है, नाम। कि परिभाषा किसी भी व्यक्ति वस्तु इत्यादि इत्यादि के नाम को जो अपनी आंखों से देखा जाए, जो अपने मन से हम अनुभव करें, उसको नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा आप उसको देख पा रहे हो, छोटा तो नहीं आपके लिए, ठीक है ना, छोटा तो नहीं। ठीक कि सर जी ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी ब्रह्मांड में आप वस्तु को देखते हो वो व्याकरण की स्थिति है कि सर विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। उनमें से एक है विकारी शब्द। तो विकार के आधार पर संज्ञा में बदलाव जो होंगे ना, जैसे लड़का को लड़की में, लड़का को लड़के में, ये बदलाव तीन कारणों से होते हैं, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। ठीक पद बच्चों वाक्य में प्रयोग तो संज्ञा पद कहलाती है, यानी कोई भी संज्ञा वाक्य में प्रयोग होगी तो उसको पद कहेंगे। मूल भेद व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद पड़े थे, अर्थ के आधार पर 5 भेद है, यही परीक्षा में मान्य है। प्राचीन मान्यता यह है कि गुरु कामता प्रसाद जी केवल इसके 3 भेद मानते हैं, व्यक्ति, जाति और भाव। इस वजह से संज्ञा के मूल भेदों में इन तीनों को रखा जाना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी बात है। इस संज्ञा के 5 भेद क्या? सबसे पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक में से हमें पता चलता है कि जहां से केवल किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो, क्या हो, किसी एक का। जैसे मैंने कहा गंगा, तो गंगा एक अकेली नदी है, अकेला नाम है। भारत एक अकेला देश है, किसी भी व्यक्ति का नाम, अलग अलग चीजों का नाम जो अकेले हो, अकेला नाम, ठीक है। जैसे दुनिया में अकेला नाम माना जाए तो वही क्या होगा, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे इस व्यक्तिवाचक के बारे में हमने पढ़ा था, ये सदैव एक वचन में प्रयोग होती है। तो मैंने गंगा कहा तो गंगा को गंगो नहीं करेंगे, यानी इसका बहुवचन बनने वाला नहीं है। जबरदस्ती से बहुवचन बनाओगे तो जातिवाचक शब्द बदल जाएगा, जातिवाचक में परिवर्तित होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा सीता, राम, सीता, तुलसीदास। उत्तर जैसी कोई अलग दिशा नहीं है, यही है। दक्षिण जैसा कोई और नाम नहीं है, यही एक अकेली दिशा है। उसके बाद भारत, दिल्ली, नदियां, पहाड़, ये सभी इसी के अंतर्गत है, जो कि अकेले हैं। होली जैसे 10 त्योहार नहीं, सोमवार जैसा कोई 10-20 वार नहीं, या जनवरी जैसा कोई 10-20 महीने नहीं होते, अकेले नाम है। अकेले नाम में क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अपवाद के तहत अगर हम यहाँ पर बातचीत करें, जबरदस्ती से अगर आप इनका बहुवचन बनाओगे, जैसे रावण या जयचंद करोगे तभी जातिवाचक बन जाएगा। ऐसा सर हमने पढ़ा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में सर सामान्यतः संपूर्ण जाति का बोध होता है। गंगा कहने से तो अकेली नदी का बोध होगा, लेकिन नदी कहने से ब्रह्मांड की जितनी भी नदियां हैं सभी का बोध। ठीक कि सर भारत कहने से तो किसी एक देश का बोध होगा, लेकिन देश कहने से जितनी भी कंट्री है सभी का बोध होगा। यानी सर पूरी कौम या पूरी क्लास का बोध, पूरी कौम पहचान सर इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। देश का देशों कर सकते हो, लड़का का लड़के कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा भाई कहने से किसी एक भाई का बोध नहीं होता, बहुत सारे भाई होंगे, हर किसी का भाई होगा, कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा। वस्तु पुस्तकों के नाम, पुस्तक कहने से किसी एक पुस्तक का बोध नहीं होता, कोई भी पुस्तक होगी सभी इसी के अंतर्गत आ गई। ठीक, नदी, पशु पक्षी, पद, व्यवसाय, इन सभी के नाम जातिवाचक। प्रधानमंत्री कहने से किसी केवल एक प्रधानमंत्री का बोध नहीं होता कि भाई हमारी देश का प्रधानमंत्री है, नहीं, जो किसी भी देश का सर्वश्रेष्ठ जो कर्ता धर्ता होगा उसका नाम, या राष्ट्रपति, कोई भी पद का नाम हो, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी कोई वस्तु जिसको हम नाप तोल सकते हैं, इसको एक अलग तरह के आधार पर भी पढ़ा। ठोस, द्रव, गैस। ठोस द्रव्य मतलब ठोस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, कोई पूछे सोना कौन सी संज्ञा है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, वो वाली सोना नहीं, देखो सोना के बहुत सारे अर्थ होते हैं। बाबू सोना भी सोना का अर्थ है, सोना का बहुमूल्य धातु भी अर्थ है। मुझे सोना है यानी मुझे नींद आई है, वो भी इसका अर्थ है। हम अभी बाबू सोना की बात नहीं कर रहे, करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपके घर वाले आपकी शादी की बात करेंगे, ये वो वाला सोना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल अद्भुत चीज है साहब, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग शादी से पहले इस नाम के चक्कर में डूबने का प्रयास करते हैं, वो सामान्यतः किसी न किसी ड्रम में मिलते हैं, ठीक है। चांदी, लोहा सभी ठोस हो गए। द्रव में सर तेल, घी, पानी, दूध, तेजाब, गैस में ऑक्सीजन, धुआं इत्यादि। आजकल तो दिल्ली में धुआं है। कहने का तात्पर्य सर ये सभी ठोस द्रव गैस वाले नाम होंगे द्रव्यवाचक के अंतर्गत। समूहवाचक में सर जहां से एक समूह का हमें बोध हुआ, समूह जैसे कि सर मैंने कहा इसमें कोई सेना, पुलिस, सर सैनिकों का समूह है, पुलिस का समूह, कक्षा, संसद, भीड़। संसद बीपीएससी का सवाल है, ठीक है ना। संसद कि मेरा भीड़, मेला, बाजार, परिवार, समिति, गुच्छा, ढेर, पूंजी, ये सभी। संसद का प्रयोग जातिवाचक की भी तरह होता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। पुलिस आ गई है तो सर यहाँ पर क्या है, भले ही क्रिया एक वचन लगती है लेकिन बहुत सारे सिपाही होते हैं, ठीक है ना, अच्छी बात है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो ना तो आप देख सकते हो ना ही आप छू सकते हो। भाववाचक संज्ञा जो है केवल मन से अलग होती है। तो घर से फोन आया कि आपके घर के बगल में रहने वाले दादाजी नहीं रहे, तो क्या किसी ने दुख को आते हुए देखा ना, उस दुख का अनुभव केवल मेरे हृदय के द्वारा हुआ, मेरे मन के द्वारा मैंने उस भाव का अनुभव किया, वो दुख भाववाचक संज्ञा है। उस भाव से होने वाली प्रतिक्रियाओं को आप देख सकते हो, जैसे आंसू आना, मैं जोर से चीख रहा हूं, रो रहा हूं, ठीक है ना। उन प्रतिक्रियाओं को देखा जा सकता है लेकिन उस भाव का अनुभव तो मेरे ही हृदय के द्वारा होगा। कहने का तात्पर्य भाववाचक संज्ञा ना तो देखी जाएगी ना ही छू जाएगी, केवल मन से अनुभव होगी। 5 प्रकार के तरीकों से बनाई जा सकती है। ये भी सदैव एक वचन में प्रयोग हो सकती है, ना तो इसको छू सकते हैं ना ही इसको देख सकते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाली संज्ञा है। अगर कोई भाववाचक संज्ञा है जैसे बुराई, जबरदस्ती से अगर उसका बहुवचन बनाओगे तो जातिवाचक, पर वो भाववाचक संज्ञा रहेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे दूरी, भाववाचक संज्ञा, दुनिया करोगे तो जातिवाचक। ठीक, मैंने कहा क्रोध, मिठास, यौवन, बुढ़ापा, लड़का, ये सभी क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा होती है। कि सर अच्छा यहाँ पर अगर हम बातचीत करें कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक के कुछ कॉमन नियम है। अच्छा, जब किसी व्यक्ति का नाम उसके गुणों के कारण उदाहरण या उपाधि बन जाए तो वहां पर क्या होता है, वह जातिवाचक की तरह कार्य करता है। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो जयचंदों का बहुवचन बनाने का कार्य किया, अब ये जातिवाचक संज्ञा है। यानी अब जयचंद कोई राजा नहीं है बल्कि गद्दारों की एक जाति है। ठीक, कि वह तो आज का विभीषण है। अब यहाँ पर जो विभीषण है ना किसी एक का नाम नहीं है, ये तो सर संपूर्ण घर का विधि है, जो भी संपूर्ण चुगली करने वाले लोग सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम कलयुग के भीम हो यानी बंसाली हो, ये जो भीम शब्द है ना यहाँ पर जातिवाचक है। ठीक, मैंने कहा जातिवाचक व्यक्तिवाचक में भी कुछ तुलनाएं होती है, कुछ भिन्नताएं होती है। जब कोई जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए हो जाए तो जैसे मैंने कहा पंडित जी भारत के पहले पीएम थे, तो पंडित जो शब्द है ना ये जातिवाचक है। पंडित कहने से किसी एक पंडित का बोध नहीं होता, पंडित जो शब्द है जाति विशेष है, जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अब व्यक्तिवाचक होगा। संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाएगी। आगे बढ़ो, मैंने कहा कि पंडित जाति है लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग हुई, इस वजह से व्यक्तिवाचक है। नेताजी ने फौज बनाई, अब यहाँ पर नेताजी बहुत सारे होंगे, जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द प्रयोग हुआ है ना एक व्यक्ति के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये शब्द व्यक्तिवाचक होगा। संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित होगी। गोस्वामी ने रामचरितमानस लिखी, केवल तुलसीदास ने। गोस्वामी जाति विशेष है, गोस्वामी कहने से किसी एक गोस्वामी का बोध नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर किसी एक के लिए प्रयोग हुआ, क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अच्छा, इस अगर बातचीत करें भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जा सकती थी। जातिवाचक संज्ञा में को जोड़कर, सर्वनाम में को जोड़कर, विशेषण में को जोड़कर, क्रिया में को जोड़कर और क्रिया विशेषण में को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के तरीकों से बन सकती है। कितने प्रकार के? 5। ठीक, यानी सर या तो सर हम जातिवाचक में को जोड़े, सर्वनाम में को जोड़े, विशेषण में को जोड़े, क्रिया में को जोड़े, या फिर क्रिया विशेषण यानी अव्यय में को जोड़े। जैसे दूर में ई जोड़ा दूरी, क्रिया सजना है सर सजावट की, सर जी मैंने कहा विशेषण सर्द, सर्द हवाएं, तो हवाओं की विशेषता सर्द है, इससे बना सर्दी। मैंने कहा सर्वनाम जैसे मम, मम से बना ममता या ममत्व। मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा लड़का, लड़कपन, ठीक है ना, मित्र, मित्रता। इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में
अव्यय का मतलब यहाँ पर है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसे अगर हम यहाँ पर बातचीत करें कि कुछ और चीज होती है संज्ञा से संबंधित, कि लिंग वचन और संज्ञा का कुछ मेल जोल होता है, जैसे यहाँ पर आइएगा, हमने टॉपिक पढ़ा था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो, नित्य पुल्लिंग, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको वाक्य में प्रयोग करके देखो। लड़का जा रहा है यानी सब पुल्लिंग है, लड़की जा रही है यानी जा रही है यानी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग लड़की स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमने इनको पढ़ा भी था, जैसे मच्छर, चीता, खटमल, उल्लू, ठीक है ना। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मादा मच्छर है, मादा चीता है, खटमल या मादा खटमल है। मित्र स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले कुछ नाम है जैसे मक्खी, मछली, चकोरी, कोयल, मैना, इनका पुरुष लिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कुछ पदनाम होते हैं, राष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, मैनेजर, ये उभयलिंगी होते हैं, इनको उभयलिंग कहते हैं। हमने पढ़े थे कि जितने भी पद के नाम है वो सभी के सभी उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये कोई सार्थक भेद नहीं है, लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन इसको अपवाद माना गया है। संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्लीब वर्ग। क्लीब का अर्थ होता है नपुंसकलिंग। हमारी हिंदी में कोई भी नपुंसकलिंग नहीं पाया जाता, ठीक है ना। सोने की चेष्टा कर रहे हो, नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है, देवताओं सोना नहीं है, ठीक है, सुन लो चुपचाप, ठीक है ना। अब चलो, ठीक, सोने की चेष्टा कर रहे हो, नींद आ रही है, हमारे कंप्यूटर जी तो सो गए, जब जाओ भाई साहब, ठीक है ना। वरना अभी शांति जी के बारे में हम कुछ ना कुछ कहेंगे, आपके साथ साथ इन सबकी नींद जग जाएगी, सबकी नींद भाग जाएगी, ठीक है ना। हमें विवश मत करो कि हम आपके जीवन में शांति को अशांति में परिवर्तित कर दें, सोना नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं वचन। अब यहाँ पर समझो, इसे समूहवाचक संज्ञा, सेना, भीड़, कक्षा, सभा, ये सभी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। एक और सवाल टैक्ट से सवाल था कि लगभग समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे परिवार, सेना, पुलिस इत्यादि इत्यादि, ये सभी लगभग स्त्रीलिंग। जैसे मैंने कहा कक्षा समूहवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है ना। हाँ आगे चलो, इस वचन के बारे में बातचीत करना, वचन संज्ञा का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। लिंग वचन ये सभी संज्ञा की पार्ट है कि हमें सदैव बहुवचन में कुछ प्रयोग होने वाले शब्द रटना है इनको। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, लोग, होठ, अक्षत, अक्षत एक अच्छा शब्द ध्यान रखना। अच्छा दर्शन और दाम, ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अच्छा मेरा प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गए नहीं सर, मेरा अच्छा मेरे प्राण निकल गए तब तो सही है, गया नहीं। अगर आप इसको ऐसे प्रयोग कर दें कि मेरे प्राण निकल गया तब तो गलत होता। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, बिल्कुल सही है। तो शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे इस शब्द को ध्यान रखना, जनता, अक्सर पूछा गया है, सर जी चाय पीजिएगा, अरे जरूर पियेंगे, जरूर पियेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपने चाय पी या फिर हमने चाय पी, बात वही है। आप चाय का आनंद लें, साथ के साथ हम मान लेंगे कि हमने चाय पी ली, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, आप पीजिए चाय, ठीक है। जैसे जनता, माल, सोना, सामग्री, वर्षा, हवा, आग, आकाश, सत्य, ये सभी क्या है, ये सभी एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा जैसे मैंने जनता भूल गई नहीं, ठीक है ना, जनता भूल गई गलत वाक्य है, भूल गई अब सही है। अब देखो यहाँ पर कभी कभी दिक्कत होती है विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में। जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा ईमानदार, ईमानदार आदमी कहना बिल्कुल ठीक है, ईमानदार आदमी यानी सर कैसे बदल, शब्द के पीछे आदमी लगा दूंगा, कोई भी शब्द जोड़ कर देखें, ईमानदार आदमी अगर सटीक बन रहा है तब तो सर ये ईमानदार क्या है, विशेषण है। और अगर आपने ईमानदारी शब्द लिखा तो ईमानदारी आदमी, सर ईमानदारी आदमी को सार्थक शब्द बन नहीं रहा तो तब ये संज्ञा है जो कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अगर सार्थक सेंस बन रहा है शब्द को जोड़ने के बाद, जैसे ईमानदार है, ईमानदार आदमी, सार्थक सेंस बना तब तो सर ये विशेषण है, और अगर नहीं बना तब तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदारी आदमी नहीं, ईमानदार विशेषण है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, कि सभी फिट बैठ रहा है ईमानदार आदमी तब तो विशेषण है, फिट नहीं बैठा तब तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने कहा द्रव्यवाचक और जातिवाचक में कुछ कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा लकड़ी, लकड़ी क्या है, क्योंकि तोड़ी जाती है इस वजह से क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन लकड़ी से बनी हुई जो कुर्सी है ना, ये जातिवाचक होगी, क्योंकि कुर्सी कहने से किसी एक कुर्सी का बोध नहीं होता, कहीं भी कुर्सी है वो सभी क्या होंगी, वो सभी कुर्सी के अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक शब्द होगा। लकड़ी तोड़ी जाएगी तो क्या होगा, द्रव्यवाचक, कुर्सी को तोड़कर थोड़ी ना देंगे हम, ठीक है ना, ये जातिवाचक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर आए कि फल सब्जियों के नाम जितने भी हो सभी किसी के अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत। आगे चलो रे, अब देखो संज्ञा से यहाँ पर चीजें खत्म हुई, संज्ञा से हमने लगभग चीजें लपेट ली, ठीक रहा, थोड़ा बहुत तो रिकॉल हुआ होगा, ठीक है ना। मैं कुछ और चीजें यहाँ पर ऐड करने का प्रयास करता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है यानी इनका नाश होता है, जातिवाचक संज्ञा नित्य होती है यानी इनका हमेशा के लिए प्रयोग होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलें। कम समय में रिवीजन का इससे अच्छा तरीका नहीं है। अगर मैं सवाल भी कराए जाने का प्रयास करता तो बहुत सारे सवाल बनते, अब हमने फटाफट से इसको देख लिया, ठीक है ना, ठीक। सर्वनाम, कौन सा टॉपिक है, सर्वनाम, करें शुरू भाई, शुरू करें, शुरू करें, ठीक है ना, चुपचाप से सुनते रहो। देखो मैंने कहा शाब्दिक अर्थ सर्वनाम का जो है ना, इसको हटाएं। शाब्दिक अर्थ जो है सर्व के साथ नाम, यानी इसका मतलब है सर्व का अर्थ सबका। ये सवाल बना है कि सर्व का अर्थ देखो सबका, नाम का अर्थ नाम यानी संज्ञा, सभी संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम है, ठीक है ना, ठीक। आगे चलते हैं। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे जंगल में एक शेर था, शेर ने हिरण को देखा, शेर के मुंह में पानी आ गया, शेर ने उसका शिकार किया, तो बार-बार शेर शब्द को क्यों, जंगल में एक शेर था, वह भूखा था, उसने हिरण को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया, अब ठीक है, ठीक है ना। तो जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दे, जो संज्ञा की आवृत्ति को रोक दे, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा सर्वनाम, सर्वनाम की प्रकृति विकारी, विकारी शब्दों का दूसरा भेद है, मतलब विकारी शब्दों के 4 पार्ट होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा को तो अभी भी पढ़ा हमने, अब बारी किसकी है, सर्वनाम की, ठीक है ना। अच्छा विकार क्या, लिंग वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्दों में अपना कोई लिंग नहीं होता, ध्यान रखना। मैंने अगर लिखा कि वह जाता है या मैंने लिखा वह जाती है, तो वह कब लड़का के लिए प्रयोग हुआ है, कब लड़की के लिए, इसका चयन कर पाना स्वतंत्र रूप से नामुमकिन है। इस वजह से हम बोलते हैं कि सर्वनाम शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता। कैसे पहचाने कि वह लड़का के लिए है कि वह लड़की के लिए, तो इस क्रिया को देखो, वह जाता है तब तो सर कोई लड़का होगा, और मैंने कहा कि वह जाती है तब तो सर वह कोई लड़की होगी। यानी सर्वनाम के शब्दों में लिंग का निर्धारण, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का लिंग का निर्धारण क्रिया से होता है, ध्यान रखना। सर्वनाम के शब्दों में लिंग का निर्धारण क्रिया करती है, सर्वनाम का खुद का लिंग नहीं होता, ठीक। डन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बातचीत करें संबोधन कारक, सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है, कभी हे वह, अरे तुम, ऐसे नहीं लिख लेते हैं, कोई संबोधन कारक नहीं होता, बाकी के सभी कारक प्रयोग हो सकते हैं, ठीक। आगे चलो, कोई जो सर्वनाम है ना, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। मूल सर्वनामों के शब्दों की संख्या कितनी है, 11। सर्वनाम के शब्द कितने होते हैं, 11। ये सब मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन इसके भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। सर्वनाम के शब्द 11, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6, ठीक। इसे 6 भेदों का ऑपरेशन करते हैं। देखो एक ऐसा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में किसी प्राणी के लिए प्रयोग होगा। जैसे अब देखो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, लिखने का कोई, अच्छा लिख तो सकते हैं थोड़ा बहुत तो, ठीक है, देखो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि वह, क्या लिखा मैंने, वह घर जा रहा है, क्या लिखा मैंने, वह घर जा रहा है, ठीक। और मैंने लिखा कि वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है, कुछ ऐसे लिखो, वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, ठीक है ना। मैं कहूंगा कि बताइए कहाँ पर पुरुषवाचक का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर पुरुषवाचक है, तो सिर्फ प्राणी के लिए प्रयोग होता है, यानी सर वह जो है ना, वह ये सब कोई प्राणी है। ये इस वाले वह का प्रयोग किताब के लिए हुआ, किताब कोई प्राणी नहीं है, ये वह पुरुषवाचक होगा, ये निश्चयवाचक होगा, ठीक है ना। पुरुषवाचक कौन सा है, ठीक है ना,
यहाँ पर ध्यान दो कि मैंने कहा कि फोकस वक्ता बोलने वाले को बोलते हैं, श्रोता सुनने वाले को, अन्य अन्य के हम आधार पर अन्य पुरुषवाचक करते हैं। इसके तीन उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को सब बोलने वाला वक्ता कहते हैं, मैं इसका मूल शब्द है, हम इसका फिर बहुवचन बनता है। मध्यम पुरुष सुनने वाले श्रोता को कहते हैं, तू इसका मूल शब्द, बाकी के शब्द फिर इससे बनते हैं। अन्य पुरुष में से जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके लिए बात हम कहें, वह इसका मूल शब्द, बाकी के शब्द इसके ही इससे बनने वाले शब्द है। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, सवाल नहीं, ठीक है। तू का प्रयोग निकटता या अनादर के लिए, तुम के बराबरी के लिए, और आपका प्रयोग आदर के लिए होता है। तू का प्रयोग होता है निकटता के लिए, इसके लिए निकटता के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, तू का प्रयोग अनादर से करने से पहले विकल्प में देखना कहीं पर निकटता है क्या। ठीक है ना। तू का प्रयोग अनादर के लिए भी होता है, लेकिन इससे पहले निकटता, सर्वनाम की दृष्टि से तू का प्रयोग निकटता बताने के लिए। अगर आपका मित्र आपके ज्यादा निकट है ना, तब उससे बोलते हैं अरे तू उधर आ, अरे तू मेरा काम कर दे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना। खड़ी बोली में ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छी बात है। अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक हुआ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, अन्य पुरुष जिसके लिए हम बात करते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता और मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष जिसके लिए हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां से निश्चय हो, मूल शब्द होता है ये है। ठीक है ना। इसको ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बीपीएससी का सवाल था। ठीक है ना। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये एक संकेतवाचक विशेषण होता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। लेकिन ये संकेतवाचक सर्वनाम, तो इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, यानी इसको निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अच्छा, किसी इसका मूल शब्द क्या हो है कंफ्यूजन की, जिसमें का वह तो क्या है पुरुषवाचक भी है और ये निश्चयवाचक भी है। जैसे मैंने अभी कहा, वह मेरी पुस्तक है, तो किसी प्राणी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, वो किसी किताब के लिए प्रयोग हुआ जो कि निश्चय करा रहा है। ठीक है ना। तो वह का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है, निश्चयवाचक में भी। अगर किसी आदमी के लिए होगा तब तो पुरुषवाचक होगा, और किसी इशारा करेगा तो सब शब्द तब वह निश्चयवाचक की तरह कि वह मेरा घर है, तब तो सही किसी की तरह तो ये निश्चय कर रहा है कि वह मेरा घर है। ठीक है ना। वह मेरा तो निश्चयवाचक। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह घर जा रहा है, तो वह का प्रयोग जाने वाले के लिए होगा पुरुषवाचक। ठीक है। अनिश्चयवाचक जहां से सब कुछ पक्का ना हो, कैसे कि मूल शब्द होता है कोई और कुछ, कोई सजीव के लिए और कुछ निर्जीव के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, कोई तो खड़ा है, तो सर ये तो कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, अनिश्चयवाचक सर इसको कहेंगे। दाल में कुछ काला है, क्या काला है, क्या पड़ा हुआ है हमें नहीं पता, कुछ तो काला है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। कोई के साथ विभक्ति चिन्ह लगाने पर वह किसी बन जाता है, जैसे कोई ने अर्थात किसी ने। इसके साथ अगर विभक्ति का प्रयोग होगा तो परिवर्तित होगा किसी में। ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक देखो, फोकस दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य इसका होता है। जो करोगे सो भरोगे, जो सो इसके मूल शब्द होते हैं, जिसने, उसने, जब, तब, जैसा, वैसा, जो, सो, यद्यपि, तथापि, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा। ठीक है ना। अच्छा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आधुनिक हिंदी में जो सो की जगह वह का भी प्रयोग होने लगा है। जो आया है वह जाएगा, जो आया है सो जाएगा शुद्ध है, लेकिन जो आया है वह जाएगा ये भी कहना गलत नहीं है। ठीक है ना। ये आधुनिक हिंदी के आधार पर ठीक है। होगा संबंधवाचक। इसको फिर एक अलग कैटेगरी से हम जानते हैं। अगर जो के साथ वह का प्रयोग होता है इसे बोलते हैं सह संबंधवाचक। है संबंधवाचक ही, लेकिन आगे फिर सह शब्द का प्रयोग करते हैं। जो के साथ सो का प्रयोग होगा तब तो संबंधवाचक है ही, और सो की जगह वह का प्रयोग करोगे तो सह संबंधवाचक इसको बोलते हैं। ठीक। आगे चलो। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोकस सर ये सवाल पूछने के लिए कार्य आएगा। दो मूल शब्द होते हैं, कौन और क्या। तुम वहां कौन आया था, तुम्हें क्या चाहिए, कौन और क्या दो मूल शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने ही लिए शब्द का प्रयोग करता है, मूल शब्द होता है सर इसका आप। ठीक है ना। आप ही का खुद होता है, स्वयं होता है, स्वतः या अपने आप। ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि आप कहां जा रहे हैं, ये आपका शब्द प्रयोग श्रोता के लिए हुआ है, यानी पुरुषवाचक है, कोई मध्यम पुरुष। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप क्या कर रहे हो, तो आपका प्रयोग निजवाचक की तरह नहीं हुआ है, श्रोता के लिए हुआ। ठीक। मैं कहूं मैं यह काम आप कर लूंगा, ये आप यानी खुद कर लेगा, ये निजवाचक है, ये तो मध्यम पुरुषवाचक हो। ठीक है। अगला सवाल, मैं कहूं कि परीक्षा में कुछ 90% छात्र यहां से कुछ गलती करते हैं। देखो जरा कि सर यह और वह के अंतर से बहुत सारी गलती होती है। मैंने कहा कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो सर ये किसी इंसान की बात हो रही है, यानी सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा ये? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में पुरुष। निश्चयवाचक वह मेरी गाड़ी है, तो ये निश्चयवाचक होगा, वही का प्रयोग हुआ है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका अंतर और आपके अंतर से सर हमने देखा कि अगर आपका प्रयोग श्रोता के लिए होगा तो मध्यम पुरुष, और आपका प्रयोग खुद के लिए होगा तो निजवाचक। कि मैं अपना काम आप कर लूंगा, निजवाचक है। मैं अगर आपसे कहूं कि आप आए बाहर आई, तो आपके लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया, मध्यम पुरुष होगा। कोई बनाम कुछ, इसे कोई आ रहा है यानी इंसान है, अनिश्चयवाचक है। इसे सजीव के लिए, निर्जीव के लिए कुछ का प्रयोग, एमपीएससी का सवाल था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निर्जीव पदार्थों के लिए किस मूल शब्द का प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं, और कोई आ रहा है तो ये सजीव के लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना। क्या का प्रयोग भी है कि सर क्या का प्रयोग भी यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर कुछ और हमने फैक्ट रखे हैं कि कब उत्तम पुरुषवाचक का प्रयोग होगा, तो मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग होगा, कब अन्य का। लेकिन ध्यान रखना किसी भी वाक्य जहां पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। कि सर जैसे मैं कहूं कि मैं, तू और वह, मैं, तू और वह घूमने जा रहे हैं, तो ये वाला वाक्य गलत होगा। कि सर इसका प्रयोग होता है 2 3 1 के क्रम में। ठीक है ना। कि इस वाले वाक्य को ऐसे लिखोगे कि तू, वह और मैं घूमने जा रहे हैं, अब ठीक है। तू, वह और मैं घूमने जा रहे हैं, अब सही है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। 2 3 1 का प्रयोग एक वचन में, और बहुवचन में प्रयोग होता है 1 2 3 के क्रम में कि हम, तुम और वे घूमने जा रहे हैं। ठीक है ना। यानी कि ये बहुवचन वाला क्रम हमने पढ़ा था, और ये एक वचन वाला क्रम है। ठीक है ना। एक वचन वाला क्रम है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। कौन कौन सो गया, जरा हाथ खड़ा करो। अरे नींद आ रही है, जग जाओ रे। ठीक है। नींद आ रही है तो जगो। ठीक है ना। नींद आ रही है तो जगो। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही फालतू बोलते हैं सबको, अरे कैसी बात कर रहे हो, कैसे लांछन। ठीक है ना। ऐसे ही फालतू थोड़ी ना बोलते हैं। ठीक है ना। हर कुछ जो बोला जा रहा है ना तर्क संगत है। ठीक है ना। सोना नहीं, समझ जाना। देखो आगे चल। अब देखो इसके अंतर्गत ना अगर हम बातचीत करें शुद्ध और अशुद्ध से भी कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं। ठीक है ना। जैसे ऐसे नहीं कि भाई मेरे को तेरे को, ऐसा कुछ सत्य नहीं, कुछ सत्य नहीं होता। मुझे तुझे सत्य तो होता है, ठीक है सर। मेरे को तेरे को कोई सत्य नहीं होता। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। यानी मेरे को घर जाना है, गलत वाक्य है। ठीक है ना। मुझे घर जाना है, ठीक है सर। अपन मैं, अपन का प्रयोग नहीं होता, यह भी गलत है। ठीक है ना। कि सर हमारे वाला घर नहीं, हमारे वाला घर नहीं, वचन दो से हमारा घर प्रयोग होगा। ठीक है ना। यहाँ पर रखिएगा। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, समान बात के लिए इसका प्रयोग होता है, वह तुम और मैं चलेंगे, 2 3 1। अरे कहाँ गया कि सर जी कि सदैव एक वचन में तुम और वह आए तो हिंदी शिष्टाचार के क्रम में होता है कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम, समान बात के लिए। उदाहरण कि सर वह, तुम और हम चलेंगे, गलत वाक्य लिखा है। ठीक है ना। गलत वाक्य लिखा है नहीं। इसका जो क्रम प्रयोग होता है वो होता है 2 3 1। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तुम, वह और मैं चलेंगे, यहाँ पर पहले तुम आएगा फिर ये वह। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आगे चलो, आगे चलो, इसको हम ठीक कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और हमने टेबल बनाकर कुछ लिखा था कि पुरुषवाचक में इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं, निश्चयवाचक में यह शब्द का प्रयोग, अनिश्चयवाचक में दो शब्द का प्रयोग, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए, कुछ का निर्जीव के लिए, संबंध जो बोगे सो काटोगे। अब देखो ध्यान देना कि सर्वनाम के वाक्य प्रयोग के आधार पर दो भेद और होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम और यौगिक। मौलिक सर्वनाम तो वो है कि जिन किसी वाक्य में मूल शब्द आ रहे हैं, जो सो से अगर कोई वाक्य बना तो मौलिक सर्वनाम होगा, और जैसा वैसा से बना तो जैसा वैसा जो सो से ही बने हैं तो इन्हें कहेंगे यौगिक सर्वनाम। ठीक। मूल सर्वनाम से मौलिक, और उनसे बने हुए से यौगिक। ठीक। आगे बढ़ो कि सर कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। कुल कितनी है, 11, और कुल भेद कितने हैं, 6। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सर्वनाम में लिंगों का चयन क्रिया के द्वारा होता है कि वह घर जाता है या वह घर जाती है, क्रिया से पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की। वैसे वह शब्द से आप चयन कर नहीं सकते, कार का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ये रही सर सर्वनाम की बात। किसकी बात रही, सर्वनाम की। अगला टॉपिक विशेषण। कौन सा टॉपिक है, विशेषण। कौन सा टॉपिक है, विशेषण। पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे विशेषण। ठीक है ना। बताओ भाई विशेषण। अगला टॉपिक कौन सा है, विशेषण।
सर इंग्लिश नहीं होगा, अरे मैंने बातचीत करी है, हम सैटरडे तक यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे, सैटरडे को आपकी लास्ट क्लास है, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी वाईटी पर। कब मुलाकात होगी आपसे? वाईटी पर। कल ही सैटरडे है क्या? कल तो फ्राइडे है, नहीं परसों आपकी लास्ट क्लास करेंगे, बाकी की जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना वो आपकी वाईटी पर करा देंगे, ठीक है ना, ध्यान से, है ना, और ये हर बार होता है। मैंने अगर लिखा कि वह जाता है या मैंने लिखा वह जाती है, तो वह कब लड़का के लिए प्रयोग हुआ है, कब लड़की के लिए, इसका चयन कर पाना स्वतंत्र रूप से नामुमकिन है। इस वजह से हम बोलते हैं कि सर्वनाम शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता। कैसे पहचाने कि वह लड़का के लिए है कि वह लड़की के लिए? तो इस क्रिया को देखो, वह जाता है तब तो सर कोई लड़का होगा, और मैंने कहा कि वह जाती है तब तो सर वह कोई लड़की होगी। यानी सर्वनाम के शब्दों में लिंग का निर्धारण, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का लिंग का निर्धारण इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। निश्चयवाचक में यह शब्द का प्रयोग, अनिश्चयवाचक में दो शब्द का प्रयोग, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए, कुछ का निर्जीव के लिए, संबंध जो बोलोगे सो काटोगे। अब देखो ध्यान देना कि सर्वनाम के वाक्य प्रयोग के आधार पर दो भेद और होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम यहाँ पर पहले तुम आएगा फिर ये है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, आगे चलो, इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और हमने टेबल बनाकर कुछ लिखा था कि पुरुषवाचक में इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। निश्चयवाचक में यह शब्द का प्रयोग, अनिश्चयवाचक में दो शब्द का प्रयोग, कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए, कुछ का निर्जीव के लिए, संबंध जो बोलोगे सो काटोगे। अब देखो ध्यान देना कि सर्वनाम के वाक्य प्रयोग के आधार पर दो भेद और होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम और यौगिक। मौलिक सर्वनाम तो वो है कि जिन किसी वाक्यों में मूल शब्द आ रहे हैं, जो सो से अगर कोई वाक्य बना तो मौलिक सर्वनाम होगा, और जैसा वैसा से बना तो जैसा वैसा जो सो से ही बने हैं तो मैंने कहेंगे यौगिक सर्वनाम, ठीक। मूल सर्वनाम से मौलिक और उनसे बने हुए से यौगिक, ठीक। आगे बढ़ो कि सर कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। कुल कितनी है? 11, और कुल भेद कितने हैं? 6। लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सर्वनाम में लिंगों का चयन क्रिया के द्वारा होता है कि वह घर जाता है या वह घर जाती है, क्रिया से पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की। वैसे वह शब्द से आप चयन कर नहीं सकते, कारक का प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये रही सर सर्वनाम की बात, इसकी बात रही सर्वनाम की। अगला टॉपिक विशेषण। कौन सा टॉपिक है? विशेषण। कौन सा टॉपिक है? विशेषण। पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? विशेषण, ठीक है ना, बताओ भाई विशेषण। अगला टॉपिक कौन सा है? विशेषण। सर इंग्लिश नहीं होगा, अरे मैंने बातचीत करी है, हम सैटरडे तक यहाँ पर हिंदी पढ़ेंगे, सैटरडे को आपकी लास्ट क्लास है, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी वाईटी पर। कब मुलाकात होगी आपसे? वाईटी पर। कल ही सैटरडे है क्या? कल तो फ्राइडे है, नहीं परसों आपकी लास्ट क्लास करेंगे, बाकी की जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना वो आपकी वाईटी पर करा देंगे, ठीक है ना, वो आपकी वाईटी पर करा देंगे, ठीक है ना। ये विशेषण है, विशेषण के बाद फिर क्रिया है, तो क्या है? प्रेषण क्रिया, ठीक है ना, तो क्या है? क्रिया, और क्रिया एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये है सर विशेषण। देखो विशेषण के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। तो वाईटी पर कौन सा चैनल? बीपीएससी वाला चैनल है, केजीएस का, वहां पर मुलाकात होगी आपसे, ठीक है ना। अब भाई साहब सैटरडे को ना जो लास्ट क्लास होगी, मेरी पता नहीं क्यों मेरी रूह अभी से कांप रही है। जिस किसी भी बैच में लास्ट क्लास होती है ना, तो पता नहीं क्या कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरीर का एक हिस्सा कट गया क्या, ठीक है ना। और ये हर बार होता है, हर बार होता है, किसी भी पीसीएस के बैच में होता है कि शरीर का एक अलग हिस्सा, मतलब एक हिस्सा कटकर चला गया, क्योंकि वो एक टाइम आप शायद पिछले 2-3 महीने से तो पढ़ रहे थे, 2-3 महीनों से, तो ठीक है, तो एक बॉन्डिंग बनती है कि भाई चलो भाई 5-10 का टाइम है, चलो पढ़ाने, चलो पढ़ाने। आप में भी शायद आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन मेरे अंदर तो होता है साहब, ठीक है ना, मेरे अंदर तो होती है, एक अलग सी बॉन्डिंग होती है। लेकिन फिर भी हम मिलते रहेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि फिर उस क्लास का टाइम कुछ और हो। लेकिन जो 5 बजे के आसपास जो हिंदी वाली क्लास है ना, उसका तो एक अद्भुत ही समय होता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हाँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना, संज्ञा और सर्वनाम। अब कल और परसों तक जितना लपेट सकते हो इनको लपेट लो, अन्यथा हम टीम से प्रयास की स्थिति होती है, बहुत भावुकता की स्थिति। आपकी तरफ से इतना प्यार मिला है कि उसको सारे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, खासकर मेरे लिए, तो ठीक है ना, मेरे लिए संभव नहीं है। हम एक मिशन पर है, खासकर मैं एक मिशन पर हूँ। मिशन क्या है? रटने वाली स्थिति को सुधारना है, रटने वाली स्थिति नहीं, कि कभी जो साहित्य जो हम रटते हैं ना, रटने की स्थिति नहीं तो यूट्यूब से तो मिलते ही रहेंगे, केजीएस के साथ तो नहीं, ठीक है ना। व्याकरणिक स्थिति के बारे में बात करें तो ये भी सर एक विकारी शब्द है, ये भी एक प्रकार का विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द मतलब 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक है। फिर इतिहास का सर मझधार में छोड़ दिया। अरे मझधार में थोड़ी ना छोड़े हैं आपको, कैसी बात कर रहे हैं, मझधार में थोड़ी ना छोड़े हैं। हर एक टॉपिक आपने भाई शानदार तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। बशर्ते अगर आप उसका रिवीजन करके लेकर चले गए ना, तो गारंटी है मेरी कि किसी भी परीक्षा में बैठना, जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, उनसे सवाल बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर आप ठीक तरीके से रिवीजन करके लेकर चले गए तो, ठीक, ठीक, किसी भी समय। सर दिल्ली आते हैं तो मिलते हैं आपसे, जरूर, वेलकम है, मोस्ट वेलकम, कभी भी आइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, चॉकलेट खाने आते हैं। एक विद्यार्थी, आपने मेरा यकीन मानो, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा था जिसमें हिंदी आती थी, ठीक है ना, और बैच में चुपचाप तरीके से बैठकर उसका कार्य था पढ़ना, जम्मू कश्मीर से आया मिलने। तो ये देखकर ना हम भावुक हो गए कि बताओ, जम्मू कश्मीर से वो मिलने आ गया कि चलो मिलकर आते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कुछ काम था क्या यहाँ? कि नहीं सर, बस मिलना था आपसे। मैं कहा कि बाई चांस अगर मैं छुट्टी पर होता तो, या मैं ऑफिस में नहीं होता तो गुरुजी कोई ना, फिर हम मथुरा आते, फिर हम वृंदावन में आते। मैं क्या बात है भाई, अद्भुत हो आप, ठीक है ना, आप अद्भुत हो। लेकिन हम यहीं थे, आप कभी भी आइए, मैं यहाँ 9 से 6 मिल जाऊंगा, संडे को छोड़कर, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो विशेष, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। अब मुझे लग रहा है कि आप इसको ना कल ही पढ़ोगे, ठीक है ना, आप इसको कल ही पढ़ोगे, कल पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। फिर कल पढ़ते क्रिया, क्रिया के अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना है, ठीक है ना। क्रिया हो गया, और अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें, फिर सब वर्णमाला के कुछ फैक्ट हैं, ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न पर शॉर्ट्स में वर्णमाला को कल देखे जाने का प्रयास करेंगे। वर्ण की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, संपूर्ण वर्णमाला, उसी तरीके से जिस तरीके से संज्ञा या क्रिया अभी हमने रिवाइज करी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इन सभी शब्दों को या इन सभी चीजों को कल पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बातचीत करें, शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार मतलब इसे तत्सम तद्भव की प्रयोग किया इत्यादि इत्यादि की अरबी शब्द, शायद ये तो शायद आपने पढ़ी है, ठीक है ना, ये तो शायद आपने पढ़ी है। उसके साथ साथ हिंदी भाषा का विकास, आपको ना बिहार में बोली जाने वाली लैंग्वेज कल मुझे याद दिलाने का प्रयास करना कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सी बोली बोली जाएगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देनी है। फिर यहाँ पर सर हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द कहाँ से बना, इत्यादि इत्यादि, किसे कौन कौन से भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार क्या है, ठीक है, इत्यादि इत्यादि बातों के बारे में बातचीत करेंगे। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, बुद्ध की भाषा कौन सी है, प्राकृत को मनीषों की भाषा बोलते हैं, कुछ ऐसा। ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे। कल इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना, कल इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक, ठीक, ठीक है साहब, कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। पूछो, डाउट पूछो अपने, ठीक। सब पहली क्लास है, आपकी वाला सुकून मिलता है, क्या बात है। सब कुछ ठीक है ना, आनंद में हो आप? सर जी एक प्यार का नगमा है, हाँ, एक प्यार का नगमा है, या कहीं भी, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद पाठ्यक्रम कवर हो जाने के बाद फिर क्लासेस, तो आज पढ़े हुए टॉपिक को कल जो भी चीजें हो, ये पैटर्न फॉलो होता है। चीजों के बारे में ध्यान देना। तो जी आज लास्ट करेंगे, आज नहीं कल हम लास्ट क्लास करेंगे, कब करेंगे? मंडे से फिर हम मिल जाएंगे।
क्लास चलती है 11:30 बजे, ठीक है ना। ये चैन अब देखो रिवीजन कर लो ठीक है ना, रिवीजन कर लो। देखो ये सब्जी एक टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला, क्या कहते हैं जिसको, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला। इस पर सर आपकी हमारी बातचीत चल रही है। आज आपको भाषाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें देनी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। देखो चुपचाप से सुनते रहो, केवल आनंद के साथ। पेन कॉपी रख दो अभी। देखो एक बात देखिए कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना, मौखिक, मौखिक जो बोलकर बताई जा सकती है, उसे सर हमने पढ़ा था ध्वनि। सबसे पहले इंसानों ने बोलना सीखा तो ध्वनि आ गई। सबसे छोटी लिखित इकाई जो है सर, उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये वर्ण है, ठीक। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, क्यों? क्योंकि शब्द से छोटी ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसका अपने आप में कोई अर्थ होता हो। अगर मैंने यहाँ पर कहा है कि सर जी ये तो है सर वर्ण और इसी को ध्वनि बोलते हैं, इसको अक्षर बोलते हैं जिसके नीचे हलंत नहीं है। ये वर्ण है, ये अक्षर है और इससे मिलकर एक इकाई बनती है, इसका अपने आप में एक अर्थ होता है। तो भाषा की सबसे छोटी ऐसी इकाई जिसका अपने आप में अर्थ है, अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी गुरुजी शब्द, इसको शब्द बोलते हैं। भावपूर्ण या भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मतलब कि सर भावार्थ के आधार पर हमने पैराग्राफ लिखा, इसमें 1000 लाइनें हैं, ठीक है ना। इसकी एक लाइन वह सबसे छोटी इकाई है जो कि अपने आप में एक अर्थ लिए हुए पूरे भाव का। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है या ध्वनि है, लेकिन पूरे भावार्थ के आधार पर, पूरे जैसे मानकर चलिए एक आपने कोई कहानी पढ़ी, उस पूरी कहानी के आधार पर सबसे छोटी जो इकाई होगी वो एक वाक्य होगी जो आपने एक वाक्य पढ़ा। अगर ऐसा कोई सवाल बने कि बताइए भावार्थ यानी पूर्व भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी, तब वो वाक्य है। और भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण है जिसको हम ध्वनि भी बोलते हैं। भाषा के आधार पर सबसे छोटी सार्थक इकाई फिर क्या हो जाएगी? शब्द, ठीक। वर्णमाला की परिभाषा से हमें लेना देना नहीं, लेकिन जरूर पढ़ लो कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हिंदी में सर वर्णों की जो संख्या है ना, हिंदी में वर्णों की संख्या, पूरे वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 53-52। मतलब केंद्रीय हिंदी समिति के द्वारा इस वर्ण को स्वीकृति देने के बाद, जिसको हमने कहा था विशिष्ट व्यंजन, इसको स्वीकृति मिलने के बाद कि सर फिर 53 वर्ण हमारे हो गए थे। लेकिन परीक्षा में के विकल्पों में अगर 53 ना हो तो 52 करना है, ठीक है ना। 53 हो तो वहीं पर अट जाना है। 53 केंद्रीय हिंदी समिति इसको मान्यता दे चुकी है। हिंदी के मानकीकरण में बहुत जल्द शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक। ये इसे विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। इस संख्या जो है पहले 53 नहीं है तो 52। अगर मूल वर्णों की बात करें तो सर 44 वर्ण होते हैं मूल, 11 स्वर है, 33 है व्यंजन। इन 33 व्यंजनों में 25 तो सर स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतःयस्क और 4 ऊष्म, कुल मिलाकर 33 संख्या बनती है। 33 और 11 स्वर 44 मूल वर्ण होते हैं, ठीक, मूल वर्ण, ठीक। ये मैंने स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11। अगर स्वरों की कुल संख्या पूछी जा रही है, अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, स्वरों की अगर कुल शब्द उसमें जोड़ दिया है तो पहला उत्तर क्या होगा? 13। 13 नहीं है तो 11। अन्यथा स्वरों की किसी भी आधार पर संख्या पूछी गई, आधुनिक हिंदी 11 मानती है। 13 उत्तर केवल तब करना है जब विकल्प मतलब सवाल में कुल दे दिया जाए। कुल नहीं है तो 13 के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक। मेरे संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है वो 4 है, व्यंजनों की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन ये है। ये सब का के साथ षटकोण वाले साथ को जोड़ने से बना है, ये सब का के साथ षटकोण वाले साथ को जोड़ने से बना है, ये सर का के साथ रा को जोड़ने से बना है, ये सर जा के साथ nya को जोड़ने से बना है, ये सर सीटी वाले साथ के साथ रा को जोड़ने से बना है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा सर 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा गे और ये हो जाएगा श्रय, ठीक। ये हो गया। इसके बाद की कहानी इस फाइल से ज्यादा ना फाइल आपके पढ़ने के लिए है। फाइल में थोड़ी सी विस्तृत बातें हैं, इनको आप एक बार अपने स्तर से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका पूरा सार आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब देखो चुपचाप से बस यहाँ पर देखना, ठीक है ना, देखना बस। अब देखो इससे सबसे पहले जो हमने चीजें पढ़ी वो पढ़ी थी सर जी स्वर। क्या पढ़े थे? स्वर। और स्वरों के बारे में हमें पता चला कि हिंदी वर्णमाला में स्वर जो होते हैं ना वो 5 आधारों पर बांटे गए। एक जो आधार था वो था सर मात्रा काल के आधार पर स्वर, एक था सर जीव की स्थिति के आधार पर स्वर, एक था गुरुजी होठों के आधार पर स्वर, ठीक है ना, एक था गुरुजी मुखाकृति के आधार नहीं, पहले उच्चारण कर लो कि सर एक था उच्चारण के आधार पर और एक था मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ठीक है ना। ये 5 आधारों पर स्वर बांटे गए। 5 प्रकार नहीं है स्वर के, 5 आधार है। मात्रा काल के आधार पर कहा गया 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो है ह्रस्व, एक है सर दीर्घ और एक है प्लुप्त। महर्षि पतंजलि ने मुर्गी की आवाज को सुनकर या मुर्गी की आवाज से प्रेरित होकर इनको बांटने का प्रयास किया। ह्रस्व को कहा जाता है मूल स्वर, ह्रस्व को कहा जाता है एक मात्रिक स्वर। परीक्षा कुछ भी पूछ सकती है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर इनको कहा जाता है। ये सब संख्या में 4 है और 4 संख्या इस तरीके की है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ठीक। उसके बाद दीर्घ स्वर को कहते हैं गुरुजी गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को कहते हैं गुरु स्वर हो गए। गुरु स्वर के साथ साथ इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर हो गए तो सर संख्या में 7 होते हैं। जैसे एक सर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, छोटी ए है, बड़ी ए है, छोटा ऊ है और बड़ा औ है, ठीक है ना। ये हो गए 7। प्लुप्त स्वर का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं होता, किसी शब्द के लंबा उच्चारण करने में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं राम, या जब गाना गाते हैं तब स्वरों में इसका आलाप के तहत प्रयोग होता है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा तो कुल स्वरों की संख्या ह्रस्व दीर्घ है वो 11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11। अच्छी बात है। जीव की स्थिति के आधार पर जो स्वर बांटे गए ये 3 प्रकार है। जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार है। यहाँ पर हम देखें, एक जो स्वर है उन्हें कहते हैं अग्र स्वर, एक जो स्वर है उन्हें कहते हैं पश्च स्वर, एक जो स्वर है उन्हें कहते हैं हम मध्य स्वर, ठीक। जीव की स्थिति के आधार पर 3 भेद हमें देखने को मिलते हैं। अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जीव का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा और आगे आने का प्रयास करता है। छोटी ई है, एक सर बड़ी ई है, छोटी ए है और बड़ी ए, ठीक है। ये 4 स्वर। री से ऋषि को भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं। मध्य स्वर में से जीव के बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा और ऊपर उठना पड़ता है, ये केवल छोटा है। बच गए सभी के सभी, ये सभी के सभी हो जाएंगे गुरुजी हमारे पश्च स्वर। क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी हो जाएंगे गुरुजी हमारे पश्च स्वर, ठीक। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में और बांटा गया। होठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर हो रहे हैं, एक हो रहा है गुरुजी वृत्ताकार, किसी किसी स्वर को बोलने में होठ गोल हो जा रहा है, किसी किसी को बोलने में होठ गोल नहीं हो रहे, ठीक। 2 आधार हो गए। वृत्ताकार में सर छोटे ऊ और बड़े ऊ को बोलते समय होठ गोल होता है और इनसे बनने वाले स्वर तो जो था वो छोटा ऊ और बड़ा ऊ था, इनको बोलने में होठ। बाकी सभी में होठ गोल नहीं होते तो वृत्ताकार हो गए। मुखा अच्छा एक है उच्चारण के आधार। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? उच्चारण के आधार पर स्वरों के 2 भेद है, अनुनासिक और निरानुनासिक। अभी राइटिंग पर मेरी पर गौर करना मत, ठीक है ना। अच्छी बात है। अनुनासिक बस समझ लेना, सुनना। अनुनासिक और निरानुनासिक, निरानुनासिक, ठीक है। अनुनासिक के अंतर्गत सर मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर आती है, मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर, और निरानुनासिक में केवल मुंह से ही वायु बाहर आती है। कोई भी स्वर जिसके ऊपर या तो आप अनुस्वार लगाओगे या तो आप अनुस्वार लगाओगे या फिर आप चंद्र बिंदु लगाओगे तब तो वह नाक से वायु उच्चारित होगी। कोई भी स्वर। अगर मैं आपसे कहूं कि निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर कौन सा है तो कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है ना, जिसके ऊपर अनुस्वार लगा, ये अनुनासिक स्वर है, ठीक है ना। ये नहीं है, ये किसी भी स्वर के ऊपर अगर ये नहीं लगे है तब वो हो जाएगा निरानुनासिक। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? 4। मुखाकृति के आधार पर गुरुजी स्वरों के कितने भेद निकल के आते हैं? 4। जैसे इस एक जो भेद निकल के आता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। समृद्ध, और समृद्ध को इस तरीके से पढ़ते हैं कि जहां पर मुख द्वार ना के बराबर खुलता है। एक होता है अर्ध समृद्ध, मुख ना के बराबर खुलता है सर बोलने में, छोटी ई को, बड़ी ई को, छोटे ऊ को और बड़े ऊ को री से ऋषि को, ठीक है ना। इसको बोलते समय मुख ना के बराबर खुलता है, बोलते हैं ई ऊ बिल्कुल ना के बराबर, और गोल होते हैं वो बात एक अलग है, लेकिन मुख खुलता ना के बराबर है। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि सर जिनको बोलते समय छोटा थोड़ा सा मुख खुले, छोटी और छोटा। विव्रत में हम पढ़ते हैं सर जहां पर मुंह थोड़ा बहुत ज्यादा खुलता है।
मतलब थोड़ा बहुत पूरा मुंह खुलता है बड़े आपको बोलते समय, और इससे थोड़ा सा कम खुलेगा अर्धविव्रत में। अर्धविव्रत के बारे में अगर हम बातचीत करें तो सर यहाँ पर हो जाता है ये हमारा बच्चे कुछ सभी, एक तो सर बड़ा आ हो गया, एक सर यहाँ पर बड़ी ए हो गई और बड़ा आ हो गया, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। ये 5 आधारों पर 100 के भेद है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मात्रा काल के आधार पर 3 भेद, हाँ सुधीर उपरोक्त, महर्षि पन्नी मुर्गी की आवाज से प्रेरित, जीव की स्थिति के आधार पर 3 भेद, अग्रस्वर मध्यस्वर पश्चस्वर, होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार, उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार, मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार, समृद्ध अर्धसमृद्ध विवृत अर्धविवृत, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 100 की उत्पत्ति के बाद हमने उनका उच्चारण स्थान देखा था। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कंठ से, देखो छोटा आ और जो बड़ा आ है ये कंठ से उच्चारित होता है, किससे उच्चारित होता है गुरुजी? कंठ से, ठीक। और छोटी ई और जो बड़ी ई है सर ये तालु से उच्चारित होती है, और छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ है सर ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। और सर अगर हम बातचीत करें री से ऋषि की तो सर ये मूर्धा से उच्चारित होने वाला एक स्वर है, ध्यान रखना। दंत से कोई स्वर नहीं उच्चारित होता है। अच्छा, इसके बाद जब कंठ से जो है ना, अगर देखो कुछ स्वर और बच गए, एक छोटी ए बच गई, एक बड़ी ए बच गई। छोटी ए जो बनी है ना, हमें पता है कि सर जी ये छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से छोटी ए बनी है, और इसी छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ने से बड़ी ए की प्राप्ति हुई है। तो छोटा कंठ से बोला जाएगा, छोटी ई तालु से, तो कंठ धन तालु, ये बोली जाएगी कंठ धन तालु, है ना, कंठ धन तालु। हमें पता है कि सर छोटा ओ बना है, छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से छोटा ओ बना है, और इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ऊ को जोड़ देंगे तो एक बड़ी ओ की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये सर छोटे आ के छोटे ऊ को, तो छोटा तो कंठ से बोला जाएगा, छोटा ऊ बोला जाएगा ओष्ठ से, तो सर छोटा ओ और बड़ा ओ ये कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर है, कंठ ओष्ठ, ठीक है ना, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर है, कंठ ओष्ठ, अरे अरे अरे, ठीक है ना, कंठ ओष्ठ से, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये बात होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर अगर हम थोड़ा बहुत और गौर करें तो कंठ के द्वारा पूरी वर्णमाला में, ध्यान रखना, एक तो विसर्ग उच्चारित होता है, ठीक, कंठ के द्वारा पूरी वर्णमाला में एक का, ख, ग, घ, अंगा उच्चारित होती है, इसके साथ हासे हाथी उच्चारित होता है कंठ के द्वारा, ठीक। अगर हम तालु के द्वारा बातचीत करें तो सर पूरा च, छ, ज, झ, ञ, चावर, और एक सर या भी तालु के द्वारा और सी के द्वारा सा भी तालु। इसके बाद सर ओष्ठ के द्वारा बात करें, छोटा हुआ बड़ा हुआ तो है प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ के द्वारा। मूर्धा के द्वारा सर एक तो ता, थ, ड, ढ, ण और री से और एक आपका र और षटकोण वाला सा, ठीक है ना। 2 स्थानों से उच्चारित होने वाले एक वादी है, वादी बोला जाता है दंत के धन ओष्ठ के साथ, ये दंत ओष्ठ स्वर होता है, तो दंत ओष्ठ वर्ण होता है, ठीक है ना। एक हमने उच्चारण स्थान यहाँ पर मिस कर दिया क्योंकि कोई भी स्वर उससे बोला जाता नहीं है, वो है दंत, और दंत के द्वारा सर स्वर तो उच्चारित नहीं होता, लेकिन त, थ, द, ध, न, ल, त ये दंत के द्वारा उच्चारित होने वाले हैं, ठीक। एक और उच्चारण स्थान जिसे हम कहते हैं वतस्य, वतस्य बोलते हैं मसूड़े को, व त स्य य, इसे बोलते हैं मसूड़ा या दंतमूल। इसके द्वारा सर न, र, ल, स, 4 विकल्प में है न, र, ल, सा, तो सबसे पहले 4 को करना, 4 ना हो तब 5 को मानते हुए करना, ठीक है ना। इसका उच्चारण दंत के, जा का भी कुछ लोग मानते हैं मसूड़े के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25, मूल स्पर्श व्यंजन 16, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। यानी सर ह्रस्व दीर्घ उपरोक्त आप पढ़ चुके हो, जीव की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर मध्यस्वर पश्चस्वर, मुखों के खुलने के आधार पर विवृत अर्धविवृत समृद्ध और अर्ध समृद्ध को आप पढ़ चुके हो। उसके बाद अगर बात करें होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी अवृत्तमुखी अयोगवा जो है ना, ये इनके बारे में कुछ जानकारी लो। देखो अगर ये है ये इसका उच्चारण होता है नाक से और इसका उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अयोगवा ना तो पूर्णतः स्वर है नहीं व्यंजन, इसीलिए बोलते हैं इनसे किसी का बोझा ढोया नहीं गया, योग बोलते हैं बोझे को, आप बोलते नहीं, और वहां बोलते हैं बहन करना, जिनसे किसी का बोझा ढोया नहीं गया वो अयोगवा है ना, स्वर है ना व्यंजन, ठीक। उसके बाद अगर हम व्यंजन की तरफ आए तो व्यंजन में क्या है ना, व्यंजन में से सबसे पहले हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में कंठ के द्वारा, ये तालु के द्वारा, ये फाइल अपडेटेड है आपके बैच में, ठीक है ना, ये फाइल डलवा दी गई थी कल ही, सारी की सारी, ताकि लास्ट टाइम पर आप इनका रिवीजन कर सकें, ठीक। हमें पता है कि लास्ट टाइम पर सभी के सभी वीडियो देखने का समय नहीं मिलता, क्लासेस ही बहुत है, कितनी वीडियो देखे जाने का प्रयास करोगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी बस एक बार 10 मिनट का समय जाएगा वर्णमाला कवर, ठीक है ना। देखो अच्छा, किसा हमने कहा चावल, अच्छा चावल के अंतर्गत एक बार ध्यान रखो, इनको हमने क्या कहा था? स्पर्श संघर्षी, याद आया कुछ? स्पर्श संघर्षी, ठीक है ना, इनको क्या कहा था? स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, इन्हीं को स्पर्श संघर्षी करके हमने बनाया था। संगति अलग है जिनको चारों में गर्म वायु भराती है, ठीक है ना, अच्छी बात है। अच्छा पीडीएफ नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आई है तो आज आ जाएगी, वैसे मेरे द्वारा टीम को कल ही भेज दी गई थी, नहीं आई है परेशान मत होना, जिम्मेदारी मेरी है, आएगी, ठीक है ना, आएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज ही आ जानी चाहिए, कंप्यूटर जी आज फाइल, अच्छी बात है। अब देखो आदर्श के बारे में तो कुछ 2-3 बातों को ध्यान रखो, 2-3 बातें कैसे, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो, यहाँ पर हमने देखो एक पैटर्न बनाते हुए इन सब चीजों को पढ़ा। हमने पढ़ा था कि अगर मैं आपसे पूछूं अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या, तब आप कहते हो गुरुजी 4 है, य, र, ल, व, ये 4 हो गए। अब मैं पूछूं आपसे ऊष्म या जिनको हम संघर्षीय कहते हैं, ऊष्म कहते हैं, इनकी संख्या भी 4 है, सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा और हास्य हाथी, ठीक। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साहब ये जो या है और ये जो सीटी वाला सा है, ये तालु के द्वारा उच्चारित होता है, अभी भी दिख रहा है, रा का उच्चारण षटकोण वाले सा का उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ला का उच्चारण सवाल वाले सा का उच्चारण दंत के द्वारा होता है, ये भी ध्यान रखना है। वा जो है ये 2 स्थानों से बोला जाएगा दंत के धन ओष्ठ, ठीक है ना, दंत के धन ओष्ठ, और ये जो हा जो है सर ये कंठ के द्वारा बोला जाएगा, किसके द्वारा? कंठ के द्वारा, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि साहब मुझे बताइए कि इस या और वा को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो या है और ये वाला जो वा है, इन दोनों को कहा जाता है अर्धस्वर। ये दोनों कैसे हैं सर? ये दोनों अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर क्यों? क्योंकि सर इनके बोलने में संघर्ष बहुत कम लगता है, इनको अर्धस्वर कहते हैं, ठीक। अच्छा रा के बारे में अगर हम बातचीत करें तो सर रा के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो रा है ना आपका, ये रा इसको बोलते समय जिह्वा में कंपन होता है, इसे बोलते हैं प्रकंपी, और ऐसा भी लगता है जीभ से लुढ़क गया तो लुंठित भी इसी को बोलते हैं, तो बोलते हैं लुंठित, ध्यान रखिएगा। तो सर प्रकंपी और लुंठित दोनों यही है। ला के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ला को बोलने में ऐसा लगता है कि ला को बोलने में जिह्वा दांतों को छूने ऊपर जाएगी, अगल बगल से वायु बाहर आएगी, इसी अगल बगल को पार्श्व कहा जाता है। इसके आधार पर ला को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, ठीक। हा को उच्चारण में हा का उच्चारण कंठ से होता है, लेकिन मुंह के अंदर ना छोटी सी टुकड़ी लटकी हुई है, उसे कोआ बोलते हैं। उसे कोए को संस्कृत में काकल्य कहा जाता है। तो एक सवाल आता है काकल्य वर्ण बताइए, आसे आती है, कभी भी फंस जाओ कि पहले सीटी वाला सा आएगा कि पहले सवाल वाला सा। जैसे मैंने कहा मुझे शासन लिखकर दिखाओ, तो शासन लिखते समय ना तो फंस गए सर, पहले सीटी वाला सा कि पहले सवाल वाला सा, ठीक है ना। तो हमेशा पहले सीटी वाला सा। मैंने कहा मुझे मॉरिशस लिखकर दिखाओ, तो मॉरी पहले सीटी वाला सा कि सवाल वाला सा, सवाल वाला पहले सीटी वाला सा, पहले हमेशा सीटी वाला सा, फिर उसके बाद बाकी के प्रयोग होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिए, अच्छी बात है, ये चीज हो गई। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या या वाला 4 है, अर्धस्वर की संख्या होती है या और वा, इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, या और वा को अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन। लुंठित या प्रकंपी कहते हैं राको की जीभ से लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, जीभ में उच्चारण करते समय कंपन भी होता है, र र कंपन होगा, तो सर प्रकंपी। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं, इसी को हटा दूं, ठीक है ना, इसको हटा दूं,
अब इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं। आगे चलो, आसुक के बारे में हमें ला के बारे में पता चला, ऊष्म यानी जिसके उच्चारण में रगड़ होती है और मुंह से गर्म वायु आती है, ठीक है ना। ये है 4 वर्ण। संयुक्त वर्ण सर हमारी ये है जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, का के तुरंत बाद आने वाली ध्वनि कौन सी है? कि सर जी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि का के बाद खा आता है, ना 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 गलत हो। का के तुरंत बाद खा नहीं आता। कभी सवाल बने कि का के तुरंत बाद क्या आएगा? ये 6 जो है ना, ये का के साथ सटकण वाले साथ को जोड़ने से बना है, तो ये अपने वर्ण के पास आकर बैठेगा, यानी का के तुरंत बाद ना ये आता है 6, फिर खा आता है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य उच्चारण जब वर्णों को व्यवस्थित करते हैं तो ये इसके पास आकर बैठेगा, क्योंकि इसी से बना है। का के तुरंत बाद क्या आएगा? ये अगर मैं पूछूं का के तुरंत बाद क्या आता है, था नहीं आता, त्र आता है, ठीक है ना, त्र। ठीक, मैं कहूं कि जा के तुरंत बाद क्या आता है, भाई जा के बाद झा नहीं आता, सर ये आता है। मैं पूछूं सीटी वाले सा के बाद सटकण वाला सा नहीं आता, सीटी वाले सा के बाद से आता है। हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला जो वर्ण है वो कौन सा है? अनुस्वार, ये रहा, ये सबसे पहला वर्ण है। हिंदी वर्णमाला का सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है? हा से हाथी, ये सबसे अंतिम वर्ण नहीं है। हिंदी जैसे हम इंग्लिश की प्लेस वैल्यू याद करते हैं रीजनिंग के लिए, जैसे मैंने कहा 17 पर बताओ क्या होगा, तो आपने कहा गुरुजी क्यू का नंबर आता है 17 पर। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो बताओ 23 पर क्या होगा, तो आप कहते हो गुरुजी डब्ल्यू आएगा। मैंने कहा कि मुझे बताओ 22 पर कौन सा नंबर आएगा, तो आपने कहा गुरुजी वी आएगा। मैंने कहा कि मुझे बताओ 16 पर क्या आएगा, तो आपने कहा पी आएगा। कहने का तात्पर्य जब इंग्लिश की प्लेस वैल्यू हम याद करते हैं तो हिंदी का जो पहला नंबर है, पहले नंबर का, वो तो ये है, छोटा नहीं है, ठीक है ना, छोटा नहीं है। हिंदी का 53वां वर्ण कौन सा है? ये रहा, यानी सबसे आखिर का वर्ण कौन सा है? ये रहा, ठीक, डन। आगे बढ़ो। अगर मैं आपसे कहूं दुर्गेण, दुर्गेण मतलब इन्हीं को उच्चत्व वर्ण कहते हैं, ध्यान रखना। इन्हीं को उच्चत्व वर्ण कहते हैं, इनको फेंका हुआ वर्ण कहते हैं, इनको तालंजात कहते हैं, इनको दुर्पृष्ठ कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, या तो ये किसी शब्द के बीच में आ सकते हैं या ये किसी भी शब्द के अंत में, शब्द की शुरुआत में नहीं आएंगे। शब्द की शुरुआत नहीं आएंगे तो इनसे शब्द की शुरुआत, और इनसे बनने वाले शब्द हमेशा हिंदी के होते हैं, क्योंकि ये हिंदी में बने हैं, संस्कृत में थे ही नहीं। संस्कृत में नहीं तो शब्द बनने वाले जो इनसे होंगे सभी तरह शब्द, ठीक। आगत ध्वनियां जो ये है ना, आगत ध्वनियों को देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। आगत ध्वनियां, एक तो हमने आगत स्वर को सम्मिलित किया है, आगत स्वर। आगत स्वर हमने इंग्लिश से लिया है जो कि सर ये रहा, और ये हमारे ओ के समान प्रतीत होता है, इसके समान, ओ के समान, ठीक है ना। इसका उच्चारण ओ के समान, लेकिन वो नहीं है, ओ के समान प्रतीत होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, तो इससे बनने वाले जितने भी शब्द सभी इंग्लिश के होते हैं। और सब कुछ हमने ध्वनियां अरबी फारसी से भी ली है। जो ध्वनियां अरबी फारसी से ली है ना, वो देखो ये अरबी फारसी, अरबी फारसी, ये अरबी फारसी से कुछ ध्वनियां सर हमने ली है, जो कि ये सर का के नीचे नुक्ता, एक है खा के नीचे नुक्ता, गा के नीचे नुक्ता, जा के नीचे नुक्ता और फा के नीचे नुक्ता। ये 5 ध्वनियां सर हमने अरबी फारसी से ली है। यानी अगर मैं देखो हमारी हिंदी और विदेश की भाषाओं में ना कुछ शब्दों की समानता थी। जैसे सर मैंने लिखा गज, और इस गज का मतलब क्या है? इस गज का मतलब हमारी संस्कृत में हाथी था, लेकिन एक गज का मतलब अरबी फारसी में ये था कि भूमि मापने की इकाई, कि भाई मैंने 100 गज का प्लॉट लिया है, भूमि मापक इकाई, भूमि मापक की इकाई थी। तो कैसे चयन करें कि किस गज का अर्थ भूमि मापने की इकाई के लिए हुआ है और किस गज का प्रयोग हाथी है? तब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आगत व्यंजनों को स्वीकार किया गया। अब हमें पता है कि ये अरबी फारसी का शब्द विदेशी है, इसका अर्थ भूमि मापक इकाई, उसका अर्थ हाथी। ये इनसे बनने वाले शब्द सभी विदेशी होते हैं, अरबी फारसी के होते हैं। तो आगत वर्ण कितने हैं? आगत वर्णों की संख्या है 6। एक मतलब 5 तो ये रहे, एक ये रहा। मैं पूछूं आगत स्वर कितने हैं, तब 1 है। मैं पूछूं आगत व्यंजन कितने हैं, तब आगत व्यंजन 5 है। आगत वर्ण पूछ लो, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सर व्यंजन भी जोड़े जाएंगे और स्वर भी। आगत वर्ण 6 है, 1 और 5 6, व्यंजन 5 है और आगत स्वर 1 है, ठीक। आशा है समझ रहे होंगे। आगे चलो, एक और सवाल कि अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर हमने सबका उच्चारण स्थान लिखा है वैसे ही जैसा मैं बताकर आया हूं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं सर, कंठ तालु कंठ होस्ट। अच्छा, यानी सर ये है वतस से, वतस में सर न र ल स। अच्छा, जा को तब करने का प्रयास करना है जब 4 विकल्पों में ना हो। मैं बोल रहा हूँ न र ल स, जा को तब मानने का प्रयास करना है जब 4 विकल्पों में ना हो। जा एक प्रकार का सरल व्यंजन है और सरल व्यंजन होने के कारण इसको बहुत परीक्षाएं क्वालीफाई नहीं करती। 4 प्रायोरिटी पर उत्तर, 4 ना हो नहीं। अच्छा, सरल और कठोर वर्ण के बारे में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, देखो ध्यान दो, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धा के द्वारा होता हो, यानी पूरा का पूरा टा वर्ग, ठीक है ना, मूर्धा के द्वारा उच्चारित होने वाले, या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दंत के मतलब वतस्य के द्वारा होता हो, यानी मसूड़े के द्वारा, वतस्य के द्वारा होता हो, उन्हें हम कहते हैं जटिल वर्ण। क्या कहते हैं? जटिल वर्ण। इनको छोड़कर बाकी के जितने भी वर्ण है ना, वो सभी के सभी मधुर या माधुर्य वर्ण है या सरल वर्ण है, ठीक है ना। इनको जटिल वर्ण की कैटेगरी में डाला गया है, यानी मूर्धा के द्वारा उच्चारित होने वाले, वतस्य के द्वारा, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सरल वर्ण की कैटेगरी में आने वाला एक वर्ण है, इस वजह से इसको इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर सर हम यहाँ पर देखें कि सर यहाँ पर सर घोष क्या आता है, देखो हमने अल्प प्राण पढ़े थे। ऐसे वर्ण, अल्प का मतलब क्या है? कम, प्राण मतलब वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर आती है। प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा बोलकर भी देखे जाने का प्रयास किया था कि भाई का को बोलकर देखो और खा को बोलकर देखो, गा घा अंगा। का और खा को बोलने में पता चलता है खा को बोलने में ज्यादा वायु बाहर आती है, क ख क ख क ख प फ प फ। दूसरे वर्ग को बोलने में ज्यादा वायु, यानी कम वायु आती है पहले तीसरे पांचवे को बोलने में, दूसरे चौथे को बोलने में ज्यादा वायु बाहर आती है। तो पहला तीसरा पांचवा सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वरों के साथ अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्प प्राण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और यानी सर अगर हम महाप्राण के बारे में अगर हम बातचीत करें ना, महाप्राण, तो महाप्राण जो होते हैं सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना, कम वायु बाहर आती है। महाप्राण में से दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, घोषत्व के आधार पर बात करें कि किस किस वर्ण को बोलते समय स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन होगा। जैसे देखो मैंने लिखा च छ ज झ ञ, तो च छ को बोलने में तो कोई स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन नहीं होता। जैसे ही जा को बोलना शुरू करते हैं, जा से पहले हल्का सा फील करो, च छ ज, तो ये जो जा को बोलते पहले, जा को बोलने से पहले हल्का सा जो वाइब्रेशन फील है ना, इसे कहते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन। घोष वर्ण बोलते हैं इनको, सघोष वर्ण बोलते हैं इनको। प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण होता है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण होता है, अंत्यस्थ होते हैं, हाथ से हाथी है और स्वर भी होते हैं। अघोष में से हो जाते हैं पहला दूसरा, सिटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सवाल वाला सा, ठीक। उसके बाद की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर देखो हमने कुछ और स्थिति रखी है जो कि थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़ना, एक बार क्या करना, बोलो इसको पढ़ोगे, ठीक है ना, बोलो इसको पढ़ोगे। कुछ और चीजें देखो जरा, कुछ शब्द है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो सुनो, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा, देखो राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ है कि जो अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाए। अधिकांश लोग बोलते हैं हिंदी, लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लिखा क्या है? संविधान में लिखा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा यानी सरकारी कामकाजी भाषा। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाजी भाषा। राष्ट्रभाषा मतलब देश के अधिकांश समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी पूरे राष्ट्र की भाषा, ठीक है ना। तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन लिखा नहीं है, सबूत नहीं है, प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। तो हिंदी राजभाषा की राष्ट्रभाषा लिखा है, हिंदी राजभाषा है, राजभाषा है तो गुरुजी राजभाषा होगी, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। एक भाषा होती है प्रांजल भाषा। कोई भी भाषा जो अपने सरलतम रूप में लिखी जाती है उसे कहते हैं प्रांजल। एक सवाल था बीपीएससी का कि प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों की पुस्तक में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है? प्रांजल। किसी भी भाषा के शुद्धतम और सरलतम रूप को प्रांजल बोलते हैं। हिंदी का शुद्धतम और सरलतम रूप प्रांजल भाषा कहलाता है, ठीक है ना। कि बच्चों की किताबों में ज्यादा जटिल भाषा का प्रयोग नहीं होता, सरल सी भाषा, ताकि वो आसानी से समझ सकें कि लिखा क्या है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रांजल भाषा। संपर्क भाषा कहते हैं जहां पर आम जन बातचीत करते हैं। पूरे वर्ल्ड की जो संपर्क भाषा है वो वर्तमान में इंग्लिश है। पूरे वर्ल्ड के लगभग 16% लोगों के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। दूसरे नंबर पर मंदारिन है, जैसे चीन देश की भाषा बोलते हैं, लगभग 14% लोगों के द्वारा। तीसरे नंबर पर हिंदी है, लगभग पूरे वर्ल्ड के 8% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। चौथे नंबर पर है स्पेनिश, पांचवें नंबर पर है फ्रेंच। हिंदी का स्थान तीसरा।
तो संपर्क भाषा के रूप में ग्लोबली जो कार्य करती है वो इंग्लिश करती है, भारत में कार्य करती है हिंदी। कि अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं तो अगर आप केरल में भी जाएंगे ना तो एक आध लोग आपको वहां पर हिंदी समझने वाले मिल जाएंगे। तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए स्रोत भाषा किसे कहते हैं? कोई भी पुस्तक है उसका ट्रांसलेशन जो किया जाना है ना, ट्रांसलेशन, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाएगा उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। ठीक है ना, जिस भाषा का अनुवाद किया गया है उसे स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद किया गया है लक्ष्य भाषा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक यानी जो जिस भाषा में किसी भी राज्य की या फिर किसी भी देश की सरकारी किताबें या मान्यता प्राप्त कार्य होते हैं उन्हें मानक भाषा बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में मानक भाषाओं की संख्या कितनी है? 2796 2796 2796। ठीक है ना, 2796 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं भारत में। और अगर हम बातचीत करें भाषाओं के बारे में, भाषाओं को पूरे भारत में हिंदी को ना 18 तरीके से बोलते हैं। कितने तरीके से? 18 तरीकों में कुछ समानताएं हैं, तो समानता होने के कारण अलग अलग उपभाषाएं जन्म लेने वाली है, अलग अलग उपभाषाएं बनती हैं बड़े बड़े क्षेत्र के आधार पर। जैसे पश्चिम में जो हिंदी बोली जाती है उसे पश्चिमी हिंदी बोल दिया, बिहार में जो हिंदी बोलते हैं उसे बिहारी हिंदी, पूर्व में जो हिंदी बोलते हैं पूर्वी हिंदी, पहाड़ों में जो हिंदी बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, राजस्थान में जो बोलते हैं राजस्थानी हिंदी। 5 उपभाषाएं, ध्यान से समझो, देखो पूरा ध्यान लगाओ यहाँ पर, अच्छा विषय है। देखो अगर मैं आपसे कहूं हिंदी भाषा का विकास, देखो ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी, लेकिन अभी के लिए कुछ बातों को समझो। कि सर जी अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि मैंने कहा पश्चिमी हिंदी, क्या कहा मैंने? पश्चिमी हिंदी। कि सर जो पश्चिमी हिंदी बोली जाएगी उसका एक अपना अलग हो रहा है। एक ऐसा जिसे हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी, तो बोलते हैं पूर्वी हिंदी। एक ऐसा जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, क्या बोलते हैं? देखो नोट कर लेते हैं, ये तो यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे देखो कि सर अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक जो है सर उसे हम बोलते हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। एक जो है सर उसे हम बोलते हैं पूर्वी हिंदी, क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। एक जो है सर उसे हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी, क्या बोलते हैं? पहाड़ी हिंदी। एक है सर उसे हम बोलते हैं राजस्थानी हिंदी, एक है सर उसे हम बोलते हैं बिहारी हिंदी। कौन सी बोलते हैं? बिहारी हिंदी। कुल मिलाकर सर 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। ये 5 उपभाषा है जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक बोली जाती है ब्रज भाषा, जो मेरी भाषा है। एक बोली जाती है सर बुंदेली, कौन सी? बुंदेली। एक बोली जाती है खड़ी बोली, खड़ी बोली। एक बोली जाती है कन्नौजी, एक बोली जाती है बांगरू। कौन सी बोली जाती है? बांगरू। बांगरू को हरियाणवी बोलते हैं। इसकी सॉफ्टवेयर पड़ी थी बाबू खाता कड़वा बेर। अब से बाबू को हम बोलते हैं कि बाबू आपने खाना खाया, बंद करो, कड़वा बेर खिलाओ। ठीक है ना, बाबू खाता कड़वा बेर। क्या खाता है? बाबू, बाबू खाता, बाबू क्या खाता है? बाबू खाता कड़वा बेर, बाबू खाता कड़वा बेर, बाबू खाता कड़वा बेर। कि सर बा से ब्रज, बू से बुंदेली, खा से खड़ी बोली, का से कन्नौजी, बेर से बांगरू, बाबू खाता कड़वा बेर। पूर्वी हिंदी में सब एक आती है अवधी, अवधी के साथ एक आती है बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कौन सी? देखो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की तरह अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी। पहाड़ी हिंदी में एक आती है गुर्जरी गढ़वाली, गढ़वाली, और एक आती है कुमाऊनी। कौन सी आती है? कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली 3 आती है। गढ़वाली, कुछ लोग नेपाली नहीं मानते, अभी हम आएंगे वहां पर भी। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी लोग कहते हैं डिंगल डिंगल डांस करते हैं। माइकल जैक्सन के बड़े फैन है, माइकल जैक्सन, एम की पावर 3 है लेकिन, ठीक है ना। अच्छा, एक ऐसा मारवाड़ी, मारवाड़ी। एक ऐसा मेवाती, एक ऐसा मालवी, एक ऐसा जयपुरी, जयपुरी को ढूंढाली भी बोलते हैं, जयपुरी। सर ये यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। तो बिहारी हिंदी, बिहारी लोग ना बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बिहार वाले विद्यार्थी आप सभी लोग बहुत पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा इंटरनेट की आवश्यकता होती है फोन में, क्योंकि बहुत ज्यादा एमबी में इंटरनेट चाहिए उनको, एम की पावर 2 है। या इसको ऐसे याद करो कि सर एक है मगही, एक है मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसकी एक और सॉफ्टवेयर बनती है भोजपुरी मैम। क्या बनती है? भोजपुरी मैम। कि भाई भोजपुरी मैम यानी सर भोजपुरी तो है, माँ से मगही और माँ से मैथिली, ठीक है, मैं से मैथिली और माँ से मगही, तो भोजपुरी मैम। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, कुछ ऐसे बनती है, ठीक है ना। या फिर ऐसे ज्यादा इंटरनेट चाहिए तो बहुत ज्यादा इंटरनेट चाहिए, एम स्क्वायर मतलब ज्यादा एमबी में इंटरनेट चाहिए। पश्चिमी हिंदी में हिंदी को 5 तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी में हिंदी को 3 तरीके से बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी में हिंदी को 3 तरीके से बोलते हैं, राजस्थानी हिंदी में हिंदी को 4 तरीके से बोलते हैं, बिहारी हिंदी में 3 तरीके से बोलते हैं। जोड़ोगे तो 18 आएगा। पूरे भारत में हिंदी को इन्हीं 18 तरीकों से बोला जाता है। ये हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है ना, 18, जिनको 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। इतनी में 5 उपभाषाओं में जिनको बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे जरूरी बात, कुछ लोग नेपाली को नहीं मानते, लेकिन नेपाली जो है ना 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। नमक जोड़ी गई है 1992 के द्वारा 71वां संविधान संशोधन। ये सर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है ना। तो सर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन। तो भारत के संविधान में तो मानी जानी चाहिए, प्रायोरिटी पर 18, 18 ना हो तो 17। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18, 18 ना हो तो 17, 18 ना हो तो 17, ठीक, डन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए सर, और कल आपकी एक आखिरी क्लास हम करेंगे, और उस आखिरी क्लास में बिहार के कुछ जिलों में बोले जाने वाली बोलियों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तब तक आपको इन फाइल्स को पढ़ना है, ठीक है ना, इन फाइल्स को जरूर पढ़िएगा। एमसीक्यू नोट, अच्छा एमसीक्यू करने का अगर आपके पास समय है, अगर एमसीक्यू करने का, तो मैं तो वास्तविक बात कर रहा हूं, अगर आपके पास समय है तो प्रत्येक टॉपिक के 100 सवाल हम कल तक अपलोड करवा देंगे, अगर आपके पास समय है, विद आंसर की, ठीक है ना, विद आंसर की। अगर आपके पास समय है तो, अगर आपके पास समय नहीं है तब तो साहब फिर तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक, ठीक, समय है, समय है, बिल्कुल साहब। अगर प्रैक्टिस का समय है तो प्रत्येक टॉपिक, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, तैयार रहिए, कल तक 100 फाइल, 100 सवाल प्रत्येक टॉपिक से आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम हमारे जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। हमारे पिताजी आज भी अपने दिन का टारगेट लेते हैं कि आज उन्हें किस चीज का बिल जमा कराना है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं कि आज की तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी को शुरू करने से पहले एक सवाल ये रहा जी कि अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे ना तो हिंदी में आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, अगर आज आप मैथ पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है ना, अच्छी बात है। ये आपके बैच में उपलब्ध हो चुकी है, कृपया करके इन फाइलों को देखने का प्रयास करिएगा। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आज शाम तक आपके बैच में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। टीम को मैंने अभी भेजे नहीं है, लेकिन आज शाम तक मैं क्वेश्चन सेंड करता हूं। हर एक टॉपिक के लगभग 100 सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे जो नोट्स थे ये तो पहुंच गए। कुछ बातों के बारे में ध्यान रखो, जैसे जैसे हम जानते हैं कि हिंदी जो है ना, हिंदी 18 तरीकों से बोली जाएगी। 18 तरीकों में से कुछ तरीकों में समानता पाई गई है, उसके अलावा उसकी 5 उपभाषाएं हैं। एक बिहारी हिंदी भी है, ठीक है ना। और बिहार को अगर बात कर देखें कि बिहार में कौन कौन सी बोली जाती है, तो सबसे पहला जो हमें नाम देखने के लिए मिलता है तो वो मिलता है मैथिली। कौन सी? मैथिली। मैथिली सर उत्तर बिहार जैसे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल इत्यादि क्षेत्रों में इसके जो मुख्य रूप से ये भाषा में ये बोली हमें देखने के लिए मिलती है।
संवैधानिक स्थिति की अगर बात करें, बिहार की एकमात्र बोली है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 2004 से ये हमारा लागू हुआ, में शामिल किया गया है। ठीक है, गुरुजी लास्ट क्लास में हमारा नाम गायत्री जी बोल रहे हैं, अरे आप सब हमारे दिल का हिस्सा है, अटूट अंग है आप, ठीक है ना, कैसी बात करें आप सब हमारे दिल में बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी है कि गुरुजी लास्ट क्लास है तो हम आपको भूल जाएंगे, ना रे ना। उन व्यक्तियों में से हम नहीं है कि आपसे बस इतनी जल्दी से हम पीछा छुड़ा पाएंगे, ठीक है ना, ध्यान, आप सब हमारे हृदय का हिस्सा है, सबके साथ, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें कि सर इसके प्रमुख साहित्यकार जो है विद्यापति हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, यानी मैथिली भाषा का कोकिल, मैथिली भाषा की कोयल की उपाधि इनको प्राप्त है, ठीक, अच्छी बात है। भोजपुरी के बारे में बस सिर्फ हमें क्षेत्र देखने का प्रयास करना है और कुछ नहीं, केवल क्षेत्र कि भोजपुरी, भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, रोहतास, कैमूर, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी केवल क्षेत्र, भोजपुरी का क्षेत्र ये रहा, बस इससे ज्यादा नहीं। एक और बात की भोजपुरी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बोली है, जब कभी भी संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन होगा तो भोजपुरी को राजस्थानी को सम्मिलित किए जाने की संभावना बहुत है, ठीक है, भोजपुरी और राजस्थानी आ ही जाएंगे, लेकिन अभी संशोधन नहीं है, अभी तो 22 है, ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम है भोजपुर गांव पर पड़ा हुआ है, भिखारी ठाकुर इसके सर्वश्रेष्ठ कवियों में सम्मिलित किए जाते हैं। उसके बाद राहुल सत्याकन जी भी है और एक है मगही, मगही के बारे में बातचीत करें तो उसका जो क्षेत्र है मध्य बिहार, जैसे पटना है, गया है, नालंदा है, नवादा है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, ठीक है, अच्छी बात है। मगही का क्षेत्र थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर परीक्षा इसको रिपीट करती है। उसके बाद एक है अंगिका, कौन सी अंगिका, अंगिका के अगर क्षेत्र की बात करें तो सही दक्षिण पूर्वी बिहार जैसे आंध्र प्रदेश कैसे जैसे भागलपुर है, मुंगेर है, बांका है, कटिहार है, खगड़िया, इन क्षेत्रों में आपको अंगिका देखने की मिलती है। एक है वज्जिका, वज्जिका सर का जो क्षेत्र है ना ये है सर वैशाली, मुजफ्फरनगर, समस्तीपुर और शिवहर, ठीक है ना, शिवहर, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये भी फाइल आपके नोट्स में है। कुछ सवालों को उत्तर बताओ, ठीक है ना, कुछ सवालों को उत्तर बताओ। लो पहला सवाल ध्यान से उत्तर करना, ठीक है ना, ध्यान से उत्तर करना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछा है, उपशब्द से युक्त निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, किस शब्द में आगे कुछ जोड़ा गया है, ठीक है ना, मुजफ्फरनगर नहीं, हाँ मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखिएगा, मुझे आपको बहुत मिस करेंगे, अरे हम आपसे ज्यादा आपको मिस करेंगे, बस अब चुपचाप से थोड़ी देर पढ़ लो, वरना अगर ये हर एक बैच में हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है, जिस बैच की लास्ट क्लास होती है ना तो पूछो मत कि हमारे साथ क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर का एक हिस्सा टूट गया, शरीर का एक हिस्सा गिरकर अलग हुआ, ऐसी स्थिति होती है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक लगाव होता है, क्योंकि आपको अगर इस कार्य में आनंद आने लगा और इस कार्य में आनंद आने के बाद विद्यार्थियों से आपको एक अपनापन भी बहुत छोटा शब्द है, एक परिवार के हिस्से के समान विद्यार्थी आपको प्रतीत होने लगते हैं, और वही चीज आपके साथ भी है, ठीक है, बस वही है। हो सकता है कि मंडे से ये क्लास आपकी ना हो मतलब ये आखिरी क्लास है आज आपकी, हालांकि मिलते रहेंगे वाईटी पर, यूट्यूब पर, अलग अलग सेशंस में, वहां पर आपकी हमारी मुलाकात होती रहेगी, ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाएंगे, संख्या में 3 होते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। संस्कृत के उपसर्गों को ध्यान से रखना क्योंकि इनसे तत्सम शब्द भी बनते हैं, ठीक है ना, 22 होते हैं। अच्छा, इसे देखो सील एक मूल शब्द है, सील मूल शब्द, तो इसके आगे क्या जोड़ा गया है, सू जोड़ा गया है, अगर आगे आ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो सील शब्द बनता है, ठीक है ना, हां आगे सू जोड़ा गया है। अच्छा, इसे कौन किसमें है तब तो सर ये रहा, सुमन एक मूल शब्द है, सुंदर मूल शब्द है, सुरभि मूल शब्द है, सुरभि कहते हैं ना, देखो एक ये वाला सुरभि होता है, सुरभि, और सर एक ये वाला सुरभि होता है, ठीक, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है। सुरभि का मतलब होता है गुरुजी दूध, सुरभि का और क्या मतलब होता है, सुरभि का मतलब होता है गुरुजी सुगंध, क्या अर्थ होता है जिसका, एक अर्थ होता है सुगंध, ठीक, और इस सुरभि का मतलब क्या होता है, इस सुरभि का मतलब होता है गाय, इस सुरभि का जिसमें दूध है गाय, इस सुरभि का मतलब होता है जिसमें पुष्प, ठीक है ना, देखो आज मुझसे पढ़ाया जा नहीं रहा, मेरे दिमाग में कुछ बातें अलग चल रही हैं, ठीक है ना, मैं सोच कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं, बोल कुछ रहा हूं, ठीक है ना, चलिए पुष्प, और हिरण की नाभि में भी इत्र की पोटली होती है, कस्तूरी हिरण की, ना तो उससे भी सुगंध आती है, तो हिरण को भी बोलते हैं, ठीक है, तो सुरभि का अर्थ है सुगंध और दूध। 20 का सही उत्तर। एक और सवाल लेकर स्त्री प्रत्यय बताओ, स्त्री प्रत्यय मतलब एक ऐसा प्रत्यय जिसको अंत में जोड़ने से स्त्रीवाचक कुछ शब्द बने, यानी स्त्रीलिंग कुछ शब्द बने, ऐसे शब्दों का निर्माण हो जो कि स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हो, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैंने एक क्रिया लिखी, लिखना, एक क्रिया क्या लिखी मैंने, लिखना, और लिखना के अंतर्गत अगर आई जोड़ी जाए ना तो एक शब्द बनेगा लिखाई, कि सर आई एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी भी शब्द के अंत में जोड़ेगा ना तो बनने वाला शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है, क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। ये रहा, अच्छा सवाल है, अच्छे सवाल रखें आज, ठीक है ना, अच्छे सवाल रखें। गुरुजी क्या हुआ, अरे क्या हुआ नहीं, आखिरी क्लास है आज आपकी, ये हुआ, तो इस बात का शायद हमें सदमा लगा, तो हम सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं, ठीक है ना। गुरुजी हम आपसे मिलने जरूर आएंगे, क्या बात है, ये बात तो सत्य है, ठीक है ना। कभी भी हमें भी मौका लगे ना कि हम अगर बिहार घूमने आए, तो वैसे तो हमें आपका पता नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि आप हर एक स्टेट से होंगे, तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मोड़ पर तो मुलाकात होगी जी आपसे, ठीक है ना, किसी न किसी मोड़ पर तो आपसे मुलाकात हो ही जाएगी हमारी, किसी न किसी मोड़ पर तो, ठीक सर जी मेरा नाम दीजिए ना, अरे साहब आप सब हमारे दिल में है, अंजलि जी आप सभी हमारे एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है ना, तो हम आएंगे तो आप पहचान जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हो, अपने शरीर के हिस्से को कोई भूल कैसे सकता है। बस आप एक बात बोलना कि गुरुजी हम बिहार से हैं, बस पहला ही शब्द होगा कि आप बीपीएससी एईडीओ के विद्यार्थी हैं, ठीक है, पहला ही शब्द, आप सब अभिन्न अंग हैं साहब हमारे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि वे शब्दांश क्रियाओं के अंत में, यानी क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कितने प्रत्यय कहलाते हैं, कितने प्रत्यय कहलाते हैं, शब्द कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़े जाने वाले को, पढ़ लो रे, हाँ पढ़ लो रे ये अद्भुत शब्द है, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जरूर आएंगे, पक्की बात है, आएंगे, ठीक है, पक्की बात है। अभी प्लान है गया जी जाने का, तो गया जी में जरूर आएंगे, ठीक है ना, गया जी आएंगे, अब देखो समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी प्लान करेंगे, गया जी आए, गया जी के दर्शन करें, गया जी आए। चलिए ये सर, अब देखो ये अच्छा शब्द है कि सर जब इन वाले स्वरों के आगे कोई स्वर होता है तो ये 11 लावा में परिवर्तित होते हैं, कौन सी संधि है, यह संधि, कि सदी गोल संधि में बीच में छोटी ए की मात्रा आती है, छोटे ओ की मात्रा, यह संधि में य र ल व में परिवर्तन होता है और अधूरा बन जाता है, वृद्धि संधि में सर बड़ी ए की मात्रा आती है, बड़े ओ की मात्रा, अयादि संधि में सर य र ल व और उसके, अच्छा तो ये 11 लावा तो आएगा, लेकिन ये जो परिवर्तन है ना ये इस स्थिति में होता है कि छोटी ए तो आई में परिवर्तित होती है, तब जाकर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर या की मात्रा है, उससे पहले छोटी आ की मात्रा, बड़ी आई में परिवर्तित हो जाती है, छोटा ओ अब में परिवर्तित होता है, बड़ा ओ आब में परिवर्तित होता है, इस तरीके से हम सर पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका तो उत्तर ये है, यस बी। अच्छा आगे चलो रे, उत्तर बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, बातचीत करते हैं, ठीक है ना, बातचीत करते हैं, ये सारे के सारे सवाल हम आपको वर्ड फाइल में देंगे सारे, ताकि आप थोड़ी बहुत देर इसको पढ़ पाए, सॉल्व करें। मैं जरा चेयर सेट कर लूं, अब बताइए जी क्या क्या हाल चाल है आपके, ठीक है ना। देखो मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनो, कुछ बातों को, जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी जहां पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अब हमारे पास कोई नहीं है, अब हमारा कोई नहीं है, हमें जानने वाला कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना व्यक्ति हो, ऐसा समय हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक बार तो जरूर आता है जिस समय उसे ऐसा प्रतीत लगता है कि अब उसका इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है,
जब जब ऐसा समय आए तो याद रखने का प्रयास करना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति तो है जो बिल्कुल आपके हक की बात करेगा। जिस भी परिस्थिति में आप हो, जिस भी स्थिति में आप हो, आप अपने हैं, ठीक है ना। कभी भी अगर लगे कि सर जी अब जीवन में मैं इस रास्ते पर चलूं कि इस रास्ते पर चलूं, ठीक, तुरंत मिलने आइएगा, तुरंत। हो सकता है कि उस समय उतना ज्ञान हमारे पास ना हो, या उस विषय के, जिस विषय का आपका ये सवाल है, उस विषय पर हम एक्सपर्ट ना हो, लेकिन मेरा यकीन मानना उस विषय के एक्सपर्ट से हम आपकी बातचीत करवा देंगे। अकेला अपने आप को समझने का प्रयास करना ही नहीं है। आप चाहे सफल होकर आएंगे, चाहे आप सफल होकर नहीं भी आएंगे, आप अपने हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आएंगी जहां पर ऐसा प्रतीत होगा कि गुरुजी जीवन अब मेरा सार्थक नहीं है। कभी भी अगर ऐसा प्रतीत हो, बैग टांगो, तुरंत आओ, ठीक है ना, कि गुरुजी यहाँ पर हम फंसे हैं, निकालो, कोई सोल्यूशन दो, कि अब मैं इस रास्ते पर चलूं कि इस रास्ते पर। अगर हमारी बस की बात हुई कि हम आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं, तब तो हम करेंगे, वरना हम आपको उचित व्यक्ति से मिलवा देंगे जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है ना। कभी भी किसी भी समय प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से आपके जीवन में अगर हमारी भूमिका 1% भी है ना, अपने आप को अकेला समझने का प्रयास करना नहीं है। और मेरी एक और बात का ध्यान देने का प्रयास करना है। समाज में अगर आपके द्वारा कोई भी कुकृत्य किया जाता है, कोई भी कुकृत्य, चाहे किसी लड़की को स्टॉक करना, चाहे किसी पुरुष को पैक करना, चाहे माता पिता की अवहेलना, चाहे किसी और व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार, ठीक, तो वहां पर एक बात सोचने का प्रयास करना कि दांव पर क्या क्या लगा है। अगर हमारे द्वारा कोई भी कुकृत्य किया जा रहा है, हमारा उद्देश्य आपको सफल करना है, सही बात है, लेकिन एक और उद्देश्य है कि इस पृथ्वी को, इस भारत देश को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। अगर आपके द्वारा कोई भी कुकृत्य होता है तो वहां पर 3 लोगों की मानसिक मृत्यु होती है। पहला, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रतिष्ठा की, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, कोई भी कुकृत्य हुआ तो। दूसरा, आपके माता पिता के संस्कारों की और परवरिश की प्रश्न चिन्ह उन पर भी खड़े होंगे, ठीक। तीसरा, हमारे ऊपर, आपके गुरुओं पर, ताकि कि वो शायद ठीक से पढ़ा नहीं पाए आपको, शायद ठीक से समझा नहीं पाए आपको। हमारी मानसिक रूप से मृत्यु वही होती है। तो कृपया करके ऐसी स्थिति कोई भी समाज में उत्पन्न नहीं करनी है कि हम ये कहें कि आज हम मानसिक रूप से मारे गए, आज हम मानसिक रूप से हताहत हुए, बिल्कुल नहीं। कभी भी अगर आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है, बैग टांगो, आओ मिले, सीधे मिले, ठीक है ना। बैठकर बातचीत करें, बैठकर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। अकेले समझना नहीं है खुद को कभी भी, ठीक है। हम है, हर पल है, हर क्षण है, ठीक है ना। ऐसा संभव है कि किसी समय व्यस्तताएं थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला समझना नहीं है। आना है, बातचीत करेंगे, बैठकर करेंगे, हर चीज का सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक, हर चीज का। मुझसे मिलने कहाँ आना है, आप गूगल पर सर्च करें, खान ग्लोबल स्टडीज ऑफिस, सीधे आए, मैं आपको यहीं पर मिल जाऊंगा कभी भी, एनी टाइम, मतलब मंडे टू सैटरडे। लेकिन अगर आप किसी वीक ऑफ पर भी आएंगे ना, तो कंप्यूटर वाले भैया आपसे हमारा संपर्क करा देंगे। वहां पर गार्ड है जो कि आपसे हमारा संपर्क करा देंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, अपने आप को अकेला समझना नहीं है। और रही बात अपनी तैयारी की, अब बस प्रैक्टिस बाकी है। प्रैक्टिस हम करेंगे यूट्यूब से। कहां से करेंगे? यूट्यूब से। यूट्यूब की क्लासेस कब से शुरू होंगी, किस समय से शुरू होंगी, आपको सारी की सारी जानकारी आपके टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, सारी की सारी। और वैसे अगर किसी को रेगुलर की क्लासेस करनी है तो 11:30 बजे डेली एक चैनल है यूपी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी, वहां पर एक्टिव हो 11:30 बजे डेली सुबह मॉर्निंग में, ठीक है ना। वहां डेली 1 घंटे की क्लास होती है। वहां पर आप कभी भी आकर कोई भी शिकायत है, कोई भी गिले शिकवे है, तुरंत आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो रही हमारी बात। अब आप सुनाएं अपनी, आप सुनाएं। हाँ, एक और बात, वैसे मेरा नेचर नहीं है कि मैं किसी को डांटूं, लेकिन फिर भी इस पूरे सेशन के दौरान अगर हमारी कही गई किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा है तो हाथ जोड़कर आपसे माफी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कुछ डांटें या कुछ कहें। लेकिन कई बार आवश्यकता होती है कि अगर थोड़ा सा डांटने से या थोड़ी सी रूड लैंग्वेज प्रयोग से विद्यार्थी सही रास्ते पर आएगा, तब हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि चलो ठीक है, किसी भी कीमत पर ये सही रास्ते पर आए, ठीक है। वैसे मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं किसी को डांटूं या किसी को बुरा भला कहूं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा सा वैसे हूं कि थोड़ा सा कि बस प्यार मोहब्बत वाला, ठीक है। आप खूब आनंद के साथ रहें, बिल्कुल बोरियत वाली पर्सनालिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। खुलकर जिए, खुलकर जीना, खुलकर जितनी मौज मस्ती कर सकते हो उतनी, नशे इत्यादि के चक्कर में नहीं, जितनी मौज मस्ती कर सकते हो उतनी मौज मस्ती करना, और शिद्दत के साथ इस परीक्षा की तैयारी में जुटना। खूब मौज मस्ती करो, खूब पढ़ो, जितना कर सकते हो, ठीक है, जितना कर सकते हो, जितनी भी आप इस स्थिति में हो। मैं कल परसों आपके सभी के कमेंट पढ़ूंगा, कल परसों आपके द्वारा जो भेजे गए संदेश होंगे वो मैं कल या परसों जब भी फ्री होऊंगा तब उनको पढ़ूंगा। जितनी भी मेल्स आपके द्वारा हमें आएंगी या टीम को आएंगी, उन सभी को बैठकर पढ़ूंगा, प्रयास करेंगे जवाब देने की भी, ठीक है ना। तो जो भी आप हमारे बारे में सोचते हैं वो कृपया लिखकर भेजिएगा जरूर, वही हमारी कमाई भी है। और हम उसको प्राउड के साथ फील करते हैं कि हाँ, कि ये है हमारी असली कमाई, कि विद्यार्थी क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अरे ज्यादा मौज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं मौज करनी है, ठीक है ना। किसी की शादी में अपनी बुलाए जाना है, ठीक, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कहीं घूमने जाना है, पढ़ने के साथ साथ भी, ठीक है ना। अगर महीने में 20-25 दिन पढ़ाई हो रही है, 4-5 दिन की छुट्टी करनी है, जबरदस्ती से करनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए सर जी, आप हमको माफ कर दीजिए। अरे आप तो दिल के अपने देखो, अपने परिवार के सदस्यों को कैसे कोई माफ करे? परिवार में कोई गिले शिकवे थोड़ी ना होते हैं। आप जैसे हैं आप हमारे हैं, अब जैसे हैं आप हमारे हैं, ठीक है। अब जैसे हैं आप हमारे हैं। चलिए, अब मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोला तो मुझे कोई यहाँ संभालने वाला नहीं है। हमारे घर में सबसे भावुक व्यक्ति है ना, वो मैं हूँ, सबसे भावुक। अभी हमारी बेटी को कुछ टीके लगने थे, तो टीके के दौरान हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को 2 टीके लगाने थे, तो पहला टीका जैसे ही वो भरने लगा तो बेटी से पहले मैं रो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सर जी आप थोड़ा सा साइड में हटो, मैडम को भेजो, आपकी बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है कि लड़की को आप पकड़ पाए। जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया, सबसे पहले मेरे झरने बहने लगे, ठीक है ना। तो बस वही है, मैं ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा आपसे। बस आप अच्छे से रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और ठीक तरीके से, ठीक है ना। समाज में कोई भी कुकृत्य नहीं, ठीक है ना। अगर कुकृत्य करने का विचार भी मन में आए तो सोचना कि दांव पर क्या लगा है। कभी भी अपने आप को अकेला समझने का प्रयास करना नहीं है। कभी भी लगे कि आप अकेले हो, तुरंत कोई ना कोई है जो साथ खड़ा है, बैठकर बातचीत करेंगे, बैठकर विचार कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे यूट्यूब पर या कहीं और। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा को थोड़ा बहुत ध्यान में लें, सीरियस लें और तैयारी करते रहें। रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन आपको आज शाम तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, नहीं तो कल सुबह तक आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मुझसे ज्यादा बुलवाओ मत रहे, ठीक है ना। मुझसे मत ज्यादा बुलवाओ, बस मैं आपके कल या परसों कमेंट पढ़ूंगा। कमेंट मतलब जो भी आपके संदेश आएंगे उनको बैठकर मैं जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। नम हृदय से और भारी हृदय से, मन तो कर नहीं रहा है लेकिन मुझे विदा लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर इसी समय पर आपकी कुछ और क्लासेस आएंगी। भारी हृदय से आप सभी से कोई भी किसी भी प्रकार की गलती या फिर किसी विद्यार्थी को किसी भी बात का बुरा लगा हो तो तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, और भारी हृदय से मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिएगा, आप हंसते रहिएगा, आप खिलखिलाते रहिएगा, सफल होइएगा।
एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है ना? चलिए, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।